Hello, my dear lovely YouTube family, and welcome again to my YouTube channel. My name is Varun Bajpayee and I am a mathematics mentor. तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 8 जो कि ज्योमेट्री का पार्ट 1 होने वाला है। अच्छा, अभी तक ना तो आपको चैप्टर 8 समझ में आया होगा और ना आपको ये समझ में आया होगा कि ज्योमेट्री में हम ऐसा पार्ट 1 में क्या पढ़ने वाले हैं, राइट। तो उसके लिए ना मैं आपको एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दे देना चाहता हूँ। तो अब हम लोगों ने ना आज आज तक, राइट, इस करंट वीडियो से पहले हम लोगों ने 7 चैप्टर्स फिनिश कर लिए, राइट। और वो कौन कौन से चैप्टर्स है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला चैप्टर जो चैप्टर नंबर 1 है, राइट, जो हम लोगों ने कवर किया है वो था हमारा नो योर नंबर्स, ठीक है। वो था हमारा नो योर नंबर्स, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा चैप्टर जो कवर किया है उसका नाम था होल नंबर्स, ठीक है। दूसरा चैप्टर हम लोगों ने होल नंबर कवर किया। फिर जो थर्ड चैप्टर हम लोगों ने इसी सीरीज में कवर किया उसका नाम था इंटीजर्स, राइट। उसका क्या नाम था? इंटीजर्स। देन उसके बाद चैप्टर 4 जो था वो था हमारा प्लेइंग विद नंबर्स, राइट, प्लेइंग विद नंबर। अच्छा, ये जो प्लेइंग विद नंबर है ना, इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। एक था हमारा पार्ट 1, राइट, एक था हमारा पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल को डिस्कस किया था। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल को डिस्कस किया था और पार्ट 2 में मैंने एचसीएफ एंड एलसीएम डिस्कस किया था। पार्ट 2 में मैंने एलसीएम एंड एचसीएफ एंड एलसीएम हम लोगों ने डिस्कस किया था। अच्छा, ये जो चैप्टर 4 मैं बता रहा हूँ ना, ये बेसिकली चैप्टर 4 प्लेइंग विद नंबर, जैसे मैंने बताया, मैंने ना इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। तो ये चैप्टर नंबर जो 4 है ना, ये लिखना आप इसको, इस पे नेम दो कि जो डिविजिबिलिटी रूल था इसको मैंने नेम दिया था चैप्टर नंबर 4। और यहाँ पे जो एचसीएफ एंड एलसीएम हो गया था ये हमारा हो गया था चैप्टर नंबर 5, ठीक है। इस तरीके से, यानी कि इस सीरीज में जितने भी वीडियोस आ रहे हैं ना, मैं हर एक वीडियो को एक पर्टिकुलर चैप्टर नेम असाइन कर रहा हूँ। फिर उसके बाद चैप्टर 6 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 6 में हम लोगों ने डिस्कस किया फ्रैक्शंस, ठीक है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में हम लोगों ने डिस्कस किया डेसिमल्स, ठीक है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है चैप्टर नंबर 8, इसमें हम लोग बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, इसी नेम से आपके बुक में चैप्टर मेंशन्ड है, राइट। बट मैं यहाँ पे बेसिकली ये पार्ट ज्योमेट्री का है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको ज्योमेट्री के नेम से मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, कि ज्योमेट्री पार्ट 1। अच्छा, इसके बाद एक और चैप्टर है नेक्स्ट जो हम लोग इस सीरीज में वीडियो लेकर के आने वाले हैं, वो है आपका अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, एलिमेंट्री शेप्स, ठीक है। ये चैप्टर बेसिकली, ये जो चैप्टर है ये मैंने ज्योमेट्री पार्ट 2 के नेम से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, ये जो चैप्टर है इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आई थिंक आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हम लोग क्या क्या चैप्टर्स हम लोगों ने अभी तक फिनिश किए हैं और क्या उसका सीरीज होने वाला है, ठीक है ना। तो अब अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई है तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, ठीक है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे ना आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। इस चैप्टर में ना हम लोग बहुत बेसिक बेसिक बातें करने वाले हैं, राइट, बहुत बेसिक बातें करने वाले हैं। बट बेसिक का मतलब ये नहीं होता है कि आप इसको स्किप कर दो या आप उसको ध्यान से मत पढ़ो। बेसिक का मतलब ये होता है कि यही जो आज की लाइक ना, जो आज का वीडियो में, आज की इस वीडियो में जो भी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यही आपका ओवरऑल बेस डेवलप करने वाली है थ्रू आउट द ज्योमेट्री। यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करो तो आज का जो लेक्चर है, राइट, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो आज का लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। बिकॉज आज के लेक्चर में जो भी बातें आप सीखोगे यहाँ पे, वो आप थ्रू आउट द लाइफ अपनी अप्लाई करने वाले हो, ठीक है। तो इसलिए हर एक पॉइंट जो मैं यहाँ पे बोर्ड में लिखूंगा, जो मैं मेंशन करूंगा, हर चीज को आपको प्रॉपर नोट्स बनाते हुए आगे चलना है, किसी भी पॉइंट को मिस नहीं करना है। और अगर लगे कि आपको कोई पॉइंट है जिसमें आपको अपने एंड से चीज़ों को लिखनी, तो एक शॉर्ट में ना एक बॉक्स बना लिया करो, उसमें अपनी लैंग्वेज में, फिर आप चाहे इंग्लिश में कंफर्टेबल हो या फिर हिंदी में कंफर्टेबल हो, आप उसमें अपनी लैंग्वेज में उस चीज़ को शॉर्ट में डिस्क्राइब कर लिया करो। तो आप जब उसके बाद जाकर के रिवीजन करोगे ना उस पॉइंट का, जाकर के उस पर्टिकुलर पॉइंट का या फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक का, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें आगे, मतलब ये जो पूरी वीडियोज़ है इसी तरीके से, इसी फॉर्मेट में हमें वॉच करनी है, तभी आप जा करके इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाओगे, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक।
तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि ज्योमेट्री आखिरकार स्टार्ट कहाँ से हुई, ज्योमेट्री का बेस क्या है, ठीक है ना। बहुत बेसिक बेसिक बातें करने वाले हैं, बहुत बेसिक से मैं आपको उठाऊंगा, ठीक है। बेसिक का मतलब अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। बेसिक का मतलब इग्नोर नहीं करना है आपको, स्किप नहीं करना है, ठीक है। देखो तो ज्योमेट्री बेसिकली ना स्टार्ट होती है एक डॉट से। कहाँ से स्टार्ट होती है? एक डॉट से। अच्छा, ये डॉट क्या है? डॉट बेसिकली किस तरीके से डिफाइन किया गया है ज्योमेट्री में? ज्योमेट्री में डॉट को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि ना तो इसकी कोई लेंथ होती है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे एक इसको ऐसे नहीं लिखते, एक सेकंड, मैं इसको ना एक और तरीका बताता हूँ। यहाँ पे मैं तीन चीजें मेंशन करूंगा, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ लेंथ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ब्रेथ, फिर यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ किससे? अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना पॉइंट से, डॉट यानी कि। अच्छा, ये डॉट मैथमेटिक्स में किस तरीके से डिफाइन किया गया वो समझो। डॉट एक ऐसा पॉइंट है ना बेसिकली जिसकी ना तो कोई लेंथ होती है, ना ही कोई ब्रेथ होती है, और ना ही कोई हाइट होती है, ठीक है। अच्छा, ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये क्या है, एक बार इसको भी समझते हैं। लेंथ बेसिकली लंबाई को बोला जाता है, ब्रेथ चौड़ाई, और हाइट जो है वो ऊंचाई होती है, ठीक है। तीन चीजें, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है ना। अभी आगे हम लोग देखेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया डॉट। अच्छा, डॉट को ही अगर हम डॉट को, ठीक है ना, डॉट को साइड बाय साइड कुछ इस तरीके से रखते हुए चले जाएंगे ना, इस तरीके से, बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। डॉट को अगर मैं साइड बाय साइड कुछ इस तरीके से अगर मैं अरेंज करता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर मैं अरेंज करता हूँ, तो ये क्या बन रहा है यहाँ पे? यहाँ पे ये क्या बनता हुआ दिख रहा है हमें? एक लाइन बनती हुई दिख रही है। अच्छा, इस लाइन को मैथमेटिक्स में किस तरीके से डिफाइन किया गया है? लाइन को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि इसकी ना आपको लेंथ तो आपको मिलेगी, लाइन की लेंथ तो होती है, बट इसकी कोई ब्रेथ नहीं होती, इसकी कोई हाइट नहीं होती, ठीक है। लाइन की सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? लेंथ होती है, ब्रेथ नहीं होती है, हाइट नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, इसी लाइन से मिल करके हमें एक प्लेन मिलता है, इसको क्या बोलते हैं? प्लेन। अभी मैं हर एक चीज बताता जाऊंगा। अभी देखो, एक चीज मैं हमें अभी इस वीडियो की स्टार्ट होने से पहले बता देता हूँ। बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको ना समझ में नहीं आएंगी, आपके ऊपर से जाएंगी, बट उसमें आपको ना लेक्चर स्किप नहीं करना, लेक्चर आपको छोड़ना नहीं है, लेक्चर को एंड तक देखना है, और एंड में जाते जाते अगर आपको कोई चीज ना समझ में आए तब आप मुझसे बताना, ठीक है ना। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चीजें, ठीक है। अभी आप इसको पहली बार सीख रहे हो, पहली बार आप इसको पढ़ रहे हो, तो पेशेंटली वॉच करना। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, पहली बात तो ना उसी तरीके से आप एक्सेप्ट करो। हर चीज में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर मत करने लग जाना, क्योंकि ये जो पॉइंट जहां से मैं आपको उठा रहा हूँ ना, यहाँ पे ये पॉइंट आपके बुक्स में भी इतना अच्छे से डीपली मेंशन नहीं है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसका आपको ना बेनिफिट मिलेगा आगे जा करके, ठीक है। तो जहाँ पे जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस तरीके से आप उसको ना एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना, ठीक है ना। देखो, बट फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। तो ये जो प्लेन है ना, प्लेन, ठीक है ना, प्लेन बोले तो एक 2D शेप, प्लेन बोले तो 2D शेप, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्लेन को किस तरीके से मैथ्स में डिफाइन किया गया है कि इसकी लेंथ तो होती है, राइट, इसकी लेंथ तो होती है, ब्रेथ भी होती है, बट कोई हाइट नहीं होती, राइट। लेंथ की मतलब ये जो प्लेन है इसकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, बट कोई हाइट नहीं होती, ठीक है। अब इस प्लेन से बनता है वॉल्यूम। क्या मिलता है हमें? वॉल्यूम मिलता है, ठीक है। अब ये वॉल्यूम क्या है इसको समझो। वॉल्यूम यानी कि 3D शेप, जैसे कि डाइस वगैरह देखते हो ना, कोई भी शेप जो आप प्रैक्टिकली फिजिकली आप ऑब्जर्व एक ना फील कर पाते हो, वो 3D शेप ही होता है। अभी हम लोग एक लिखना ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, ये जो 3D शेप है ना, इसका क्या होता है? इसका लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है, और हाइट भी होता है। ये चीज आपको समझना है, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे, अब अगर आप देखो तीनों चीजों में, देखो हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया डॉट से, फिर आया हमारे पास लाइन, फिर आया हमारे पास प्लेन, फिर आया हमारे पास वॉल्यूम, ठीक है ना। किस किस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये जो लाइन है ना, इस लाइन को, यहाँ पे ये क्या है? बेसिकली लाइन है। इसको और अच्छे से डिफाइन किया जाए क्या? देखो, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। इसको यहाँ पे मैं लिखता हूँ, राइट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये है हमारी क्या? लाइन। इसको क्या बोलते हैं? लाइन, है ना। ये क्या है? बेसिकली डॉट, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? एक प्लेन, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो, अब ये जो डॉट है इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती,
इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। अब डायमेंशन शॉर्ट में फुली लिख दे रहा हूँ, ठीक है, डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं होती। बट अगर मैं लाइन की बात करूं, अगर मैं लाइन की बात करूं तो इसकी वन डायमेंशन होती है। अब इसको मैं शॉर्ट में DIM लिख रहा हूं, ठीक है। लाइन की वन डायमेंशन होती है, प्लेन की आपकी टू डायमेंशन होती है। अभी मैं बताता हूँ क्या डायमेंशन का क्या मतलब है, 1 2 3 के मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सब बताता हूँ, ठीक है। प्लेन की टू डायमेंशन होता है और वॉल्यूम की बेसिकली थ्री डायमेंशन होती है। क्या होती है, थ्री डायमेंशन होती है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये चार्ट है, आपको बना लेना है, ठीक है ना। अच्छा, अब समझते हैं ज़रा कि वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन और नो डायमेंशन का क्या मतलब है। देखो, मान लो, मान लो ना मेरे पास एक लाइन है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, कुछ इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ की। अब मैं कुछ कहीं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मैं कहीं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो अब ये लाइन मान लो ये एक रास्ता है, लाइन को क्या मान लो एक रास्ता है। तो ये रास्ता आगे की तरफ जा रहा है और पीछे की तरफ आ रहा है। ये रास्ता दो जगह पे जा रहा है ना, एक आगे की तरफ जा रहा है, एक पीछे की तरफ आ रहा है। या तो ये रास्ता इस तरफ जा, आप मतलब इस रास्ते में या तो इस तरफ जा सकते हो या तो आप इस तरफ जा सकते हो। मतलब या तो मैं इस तरफ जा सकता हूँ या तो मैं ऐसे जा सकता हूँ, है ना, आगे पीछे हो सकता हूँ। तो यहाँ पे ना खाली एक ही तरफ, एक ही जैसा आप डायमेंशन, एक ही जैसा आप मोशन कर पा रहे हो आगे पीछे, है ना। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है, वन डायमेंशन, राइट। इसको क्या बोला जाता है, वन डायमेंशन, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ। मैंने एक बार फिर से ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ साथ एक वर्टिकल लाइन भी मैंने ड्रॉ कर दी। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, देखो अगेन मैं यहाँ पे सेंटर पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है ना। बट अब मेरे पास दो टाइप के रास्ते आ गए, अब मेरे पास दो टाइप्स के रास्ते आ गए, है ना। पहला रास्ता तो ये है कि या तो मैं इस तरफ चला जाऊं आगे, जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे कर रहा था, जो चीज़ मैं यहाँ पे कर पा रहा था ना, वो चीज़ मैं यहाँ पे अगेन मैं वो चीज़ यहाँ पे भी कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे भी मैं आगे जा सकता हूँ और पीछे आ सकता हूँ, राइट। यहाँ पे भी मैं आगे जा सकता हूँ और पीछे आ सकता हूँ। बट यहाँ पे अब मैं कुछ और नया क्या कर सकता हूँ कि मैं ऊपर भी जा सकता हूँ और नीचे भी जा सकता हूँ। बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी जो वन डायमेंशन में जो मैंने बात की, वन डायमेंशन में जो मैंने बात की उसमें मैं या तो आगे जा सकता था या तो मैं पीछे आ सकता था, ठीक है। अब ये टू डायमेंशन इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है ना। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, टू डायमेंशन में या तो मैं आगे जा सकता हूँ या तो मैं पीछे आ सकता हूँ। साथ ही साथ मैं ऊपर भी जा सकता हूँ और नीचे भी आ सकता हूँ, राइट। मैंने दो टाइप्स के, देखो दो तरीके से, देखो मैं बोला मैं आगे जा सकता हूँ, मैं पीछे आ सकता हूँ, है ना। मैं ऊपर जा सकता हूँ, मैं नीचे आ सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे दो टाइप्स के, आपने दो तरीके से आप चले ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, टू डायमेंशन। इसको क्या बोलेंगे, टू डायमेंशन, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब देखो, अब और आगे हम लोग बढ़े, ठीक है, और आगे बढ़े। तो यानी कि इसी को हमने फिर से ड्रॉ किया, इसी को फिर से ड्रॉ किया, राइट। अब देखो है क्या, अब आप खुद से, अब अपना खुद से सोचना स्टार्ट करो, जो मैं बोल रहा हूँ क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। अब आप खुद से ऑब्जर्व करो ये चीज़ और मुझे ना करेक्ट करो अगर मैं गलत हूँ तो। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तक ना मैं इस तरफ आगे जा सकता था, मैं पीछे आ सकता था, है ना। मैं ऊपर की तरफ जा सकता था, मैं नीचे की तरफ जा सकता था। बट आप मुझे बताओ, क्या मैं आपकी तरफ अभी तक एक बार आया, क्या आपकी तरफ आया या फिर आपसे दूर गया, कुछ इस तरफ गया क्या, कुछ तरीके का मैंने कुछ मोशन किया क्या, नहीं किया ना। मैं या तो अभी देखो लेफ्ट, आपने या तो मैं लेफ्ट राइट, आप ये देखो, ये आप लेफ्ट राइट, आपका ये क्या हो गया, लेफ्ट। देखो आप अगर देखोगे या फिर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, मैं ऐसे देखो, अभी मैं या तो लेफ्ट जा रहा हूँ या तो मैं राइट जा रहा हूँ, अभी मैं या तो लेफ्ट जा रहा हूँ या तो राइट जा रहा हूँ, या तो ऊपर जा रहा हूँ या तो नीचे जा रहा हूँ। बट क्या मैं अभी आपके पास या फिर आपके दूर इस तरफ जा पा रहा हूँ क्या, ऐसे जा पा रहा हूँ क्या, नहीं जा पा रहा ना। तो वही मोशन अब यहाँ पे और ऐड कर देंगे, ठीक है। मतलब अब देखो, ये लाइन, एक और लाइन ऐड कर दी, और ये जो लाइन है ना, ये लाइन टिल्टेड नहीं है डियर, ये लाइन कुछ इस तरीके से जो आपकी तरफ आ रही है, बट इसको हम लोग प्लेन में, मतलब हम लोग बोर्ड में नहीं दिखा सकते आगे उभरता हुआ, तो इसको इस तरीके से दिखाते हैं, राइट। तो अब हम या तो ऐसे साइड राइट में जा सकते हैं या तो लेफ्ट में,
या तो ऊपर या तो नीचे, राइट। या तो ये जो पीछे ये जो लाइन है ना, इसका मतलब है बोर्ड के पीछे, पीछे या तो आप पीछे जा सकते हो या तो आप आगे आ सकते हो। तो ये क्या हो गया आपका 3 डायमेंशन, राइट। अब देखो, अब देखो इसको और अच्छे से समझते जाते हैं ना, एक एक लेयर को खोलते हुए अंदर की तरफ हम लोग डीप डाइव करते जाते हैं। तो ये जो 1 डायमेंशन है ना, ये जो 1 डायमेंशन है, मैथ्स में इसको बोलते हैं अपन एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, एक्स एक्सिस बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं इसको, एक्स एक्सिस बोलते हैं। मैथ्स में इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। अच्छा, एक्स एक्सिस का भी स्पेसिफिक वर्जन मैं आपको बताऊं क्या। जैसे जहां पे आप खड़े हो, ये मिड पे आप खड़े हो, है ना। अब अगर मिड से अगर आप राइट हैंड साइड पे मूव करते हो तो ये हो जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव को प्लस वीई या फिर POSI VITI इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये हो गया आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी तो वही होगा ना भाई, ये आपका पॉजिटिव, जनरली हम लोग पॉजिटिव को एक्स से लिख देते हैं और नेगेटिव को ऐसे एक्स के ऊपर ऐसे डैश लगा देते हैं, जो समझ में आ जाता है कि एक्स नेगेटिव की बात हो रही है। उसी तरीके से जो वर्टिकल लाइन है ना, इसको अपन वाई से डिनोट करते हैं। ये मतलब देखो वाई लिखा है यानी कि ऊपर साइड पॉजिटिव, और नीचे अगर मैंने वाई के ऊपर डैश लगा दिया, इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव, है ना। तो यानी कि अगर आप ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, नीचे जाओगे तो नेगेटिव, ठीक है। उसी तरीके से देखो अब सेम, एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव। इसी तरीके से अगर मैं आपके पास आता हूं, अगर मैं आपके पास आता हूं, राइट, जो कि ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि वो हो गया जेड, और अगर मैं आपसे दूर जाता हूं तो वो हो जाएगा जेड डैश। जेड डैश यानी कि पीछे जा रहा हूं यानी कि नेगेटिव, आपके पास आ रहा हूं तो पॉजिटिव। देखो अब इतनी बात समझ गई है ना। अभी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, बहुत ज़्यादा अभी चीज़ों को रिलेट करने की खुद से कोशिश मत कर देना, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूँ उसी पॉइंट से, उसी पर्सपेक्टिव से आपको सोचना है, ठीक है ना। मैंने अभी तक क्या क्या बताया आपको, मैंने अभी तक 2 चीज़ें आपको बताई है ना। पहले तो मैंने आपको बताया कि ज्योमेट्री का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ज्योमेट्री बेसिकली फॉर्म कहाँ से हुई, डॉट से, डॉट से बनी लाइन, लाइन से बना प्लेन, प्लेन से बना वॉल्यूम, है ना। अब उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि उससे भी पहले देखो हम लोगों ने 1 डायमेंशन, उसके बाद देखो, उसके बाद हम लोगों ने 1 डायमेंशन की बात की, 2 डायमेंशन की बात की, 3 डायमेंशन की बात की। अच्छा, नो डायमेंशन का क्या मतलब है, आप कहीं चल ही नहीं रहे हो। नो डायमेंशन का मतलब क्या, आप कहीं चल ही नहीं रहे हो, है ना। तो चलोगे नहीं तो इसका मतलब क्या है, नो डायमेंशन, ठीक है। इस तरीके से आप समझो। तो अब देखो, अब हम लोग अब इसके आगे क्या देखने वाले हैं आप समझो। अब हम लोग थोड़ा सा ना प्लेन और वॉल्यूम के बारे में ना एक थोड़ा सा ना और अपना एक व्यू पर्सपेक्टिव को ना अपना और थोड़ा सा इनहांस करते हैं, थोड़ा सा ना इसको और डीप करके ना और अंदर जा करके थोड़ा सा ना इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलो अब जरा बात करते हैं कि प्लेन क्या होता है ना। अब जरा बात करते हैं कि ये प्लेन क्या होता है। तो प्लेन जो है ना, ये बेसिकली एक 2 डायमेंशन फिगर होता है, 2 डायमेंशन फिगर होता है ना। 2 डायमेंशन फिगर होता है, ठीक है ना। अब ये जो 2 डायमेंशन है ना, ये जो 2 डायमेंशन है, ये बेसिकली 2 डायमेंशन का मतलब क्या है, ये 2 एक्सिस से मिल करके बनेगा। एक उसके लिए मुझे एक्स चाहिए, एक मुझे उसके लिए वाई चाहिए, ठीक है ना। अब देखो क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ की बात करूँ ना, जैसे कि अगर मैं इस वाले की बात करूँ ना, जैसे 1 डायमेंशन में, आप बोलोगे सर 2 डायमेंशन की मुझे नीड क्यों पड़ी। हो सकता है आपके मन में क्वेश्चन पड़े, सर आप 2 डायमेंशन ले क्यों रहे हो, हम यहाँ से भी तो सब कुछ मतलब ना हम अचीव कर सकते हैं। देखो आप इसको समझो, जब मैं 1 डायमेंशन की बात कर रहा था तो मैं आगे पीछे तो जा सकता था क्योंकि मेरे पास रास्ता यही था। मैं ऊपर नीचे नहीं जा सकता था क्योंकि मेरे पास रास्ता ही नहीं था, है ना। मैं आगे कितना भी मुझसे कोई आगे कहने को चलने को बोल दे, मैं चला जाऊंगा, पीछे भी मैं चला जाऊंगा, बट ना तो मैं ऊपर जा पाऊंगा ना तो मैं नीचे जा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास रास्ता ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एक रास्ता आपको और बना करके दिया। मैंने कहा ठीक है भाई, अब तू आगे भी चला जाओ, अब तो आगे भी चला जा, पीछे भी चला जा, ऊपर भी और नीचे भी, मैंने एक आपको रास्ता खोल करके दिया, है ना। तो अब आप क्या कर पा रहे हो, यहाँ पे आगे पीछे तो जा पा रहे हो, साथ ही साथ ऊपर नीचे भी जा पा रहे हो, राइट। बट यहाँ पे भी एक रेस्ट्रिक्शन थी। क्या रेस्ट्रिक्शन थी, आप आगे पीछे ऊपर नीचे तो कर पा रहे थे, बट आप, अब मैं आपसे बोलूं कि भाई तुम ना कैमरे की तरफ जाओ और यहाँ से बोर्ड के पीछे चले जाओ, वो रास्ता तो मैंने दिया ही नहीं। तो वो रास्ता मैंने दिया 3rd डायमेंशन में, ठीक है ना। और इसी को ना अपन 3D स्पेस, इसी को हम लोग बोलते हैं रियल लाइफ वर्ल्ड, जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं। 3 डायमेंशन में ही हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। 2 डायमेंशन जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती, वही हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना। जरा इसको और ध्यान से समझो। अगर हम 2D फिगर की बात करते हैं ना, 2D फिगर की अगर अपन बात करते हैं ना, तो जरा इसको एक बार फिर से ड्रॉ किया जाए।
ठीक है, एक बार एक लाइन ड्रॉ करते हैं अपन। ठीक है, एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई। ठीक है, अब देखो, अब समझने की कोशिश करना। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे ना, अब मुझे क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गई, एक वर्टिकल लाइन मिल गई। ठीक है ना। अब आप बोल सकते हो, अब आप बोल सकते हो कि सर आप ये जो प्लेन बोल रहे हो ना, ये जो आप प्लेन, क्या ये कौन सा प्लेन है? हो सकता है एक ये कंफ्यूजन भी आ सकती है आपको कि सर ये प्लेन, ये कौन वाला प्लेन है? एरोप्लेन वाला प्लेन तो नहीं है? नहीं डियर, ये एरोप्लेन वाला प्लेन नहीं है। ये प्लेन कौन सा प्लेन है? इस प्लेन को मैथमेटिक्स में हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि दो एक्सिस से मिल करके बना होता है, उसको अपन प्लेन वर्ड से नाम, मतलब प्लेन वर्ड से क्या कहते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट, या फिर उसको रिकॉल करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर बनाऊँ, बहुत ध्यान से समझना डियर। ठीक है, अगर मैं मान लो यहाँ पे स्क्वायर बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, स्क्वायर। अब ये बताओ, ये जो स्क्वायर बनाया है ना मैंने, इसके लिए मुझे कितनी डायमेंशंस, कितनी एक्सिस का यूज करना पड़ा? देखो, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, है ना। अब कितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन आप वर्टिकल लाइन यूज कर सकते हो, मैटर नहीं है। बट यहाँ पे आप दो टाइप की लाइंस का यूज कर रहे हो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक आपका वर्टिकल लाइन। करेक्ट है ना, यही बात है। ठीक है, यानी कि अब आपसे पूछा जाता क्या आप ये स्क्वायर जो है, क्या आप इसको वन डायमेंशन में बना सकते थे क्या? वन डायमेंशन में बना सकते थे क्या? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। क्योंकि आप इधर आगे जा सकते हो, पीछे आ सकते हो, बट ऊपर तो नहीं जा सकते ना। उसी तरीके से मान लो, अगर आपसे कोई पूछता कि ना आप ना एक ट्राइंगल बना दो, तो ट्राइंगल क्या आप वन डायमेंशन में बना सकते थे क्या? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज आप वन डायमेंशन में ऐसे तो चल सकते हो, बट अब इसके लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा ना, ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा ना ऊपर। तो ऊपर के लिए कौन अलाउ कर रहा है? ये आपको टू डायमेंशन अलाउ कर रही है, ठीक है ना। तब आप जा करके ये शेप्स बना पाते हो, राइट। तो इनको क्या बोलते हैं? 2D शेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2D। जैसे ये हो गया, सर्कल हो गया, है ना, रेक्टेंगल हो गया, जितने भी आप शेप्स पढ़ते हो, इनको 2D शेप्स बोला जाता है, राइट। या फिर इसको क्या बोल दो आप, 2D शेप्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? 2D शेप्स। बहुत ज़्यादा मैं इंडेप्थ नहीं जा रहा हूँ। अगर मैं इसको समझाने के लिए जाऊँ तो मैं और ज़्यादा जा करके फिर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एंटर कर जाऊंगा, बट अभी आपको उसकी नीड नहीं है, ठीक है ना। उतना ही पॉइंट बता रहा हूँ जितना आपके लिए ज़रूरत है, ठीक है ना। अभी आप बस यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड होनी चाहिए कि वन डायमेंशन क्या होता है, टू डायमेंशन क्या होता है, थ्री डायमेंशन क्या होता है। और अगर हम 2D शेप्स की बात करते हैं तो क्यों उसको हम 2D शेप में बनाते हैं, क्यों उसको हम 2D बोलते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैं 2D शेप्स की बात कर रहा हूँ तो मैं पे यहाँ पे एक और वर्ड यूज कर रहा हूँ, उसको मैं लिख रहा हूँ हाइपोथेटिकल। अब ये हाइपोथेटिकल का क्या मतलब है, अब इसको समझो। हाइपोथेटिकल का मतलब ऐसा होता है कि जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ना करे, राइट, रियल लाइफ में एग्जिस्ट ना करे। जैसे ये स्क्वायर है, ट्राइंगल है, राइट, ये आप रियल लाइफ में इसको आप ड्रॉ नहीं कर सकते, रियल लाइफ में आप इसको ना फील नहीं कर सकते। बिकॉज रियल लाइफ में किसी भी चीज़ को रियल लाइफ में फील करने के लिए ना, किसी भी चीज़ को रियल लाइफ में फील करने के लिए आपको ये तीनों डायमेंशंस का होना नेसेसिटी है, राइट। और उसके पास लेंथ भी होना चाहिए, ब्रेथ भी होना चाहिए, हाइट भी होना चाहिए। मैं अभी आपको बताऊंगा 3D डायमेंशन, मैं आपको बताऊंगा, राइट। अभी आप इसको इस तरीके से समझो कि किसी भी चीज़ को आपको ना फील कर पाने के लिए रियल लाइफ में आप उसको फील तभी कर सकते हो जब उसके पास ये तीनों चीज़ें हो, लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो। बट अगर मैं इस केस की बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास देखो, अगर आप स्क्वायर की बात करो तो लेंथ है, ब्रेथ है, बट हाइट नहीं है ना। तो इस वजह से हम लोग 2D फिगर्स को क्या बोलते हैं? हाइपोथेटिकल बोलते हैं। अच्छा, अगर रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते सर, हम इसको पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि आपने तो बोला है ना, मैथ्स में तो हर चीज़ को हम लोग रियल लाइफ वर्ल्ड में अप्लाई कर सकते हैं, राइट। वही चीज़ यूज़ करते हैं जो हम लोग अप्लाई करते हैं। तो हम लोग इसका कहाँ पे यूज़ करते हैं? देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो कि हमें हेल्प करती हैं प्रैक्टिकल चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम अभी जैसे इसके बाद जब 3D शेप्स की बात करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि स्क्वायर, ट्राइंगल, इसके क्यों इतना बेनिफिट है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो 2D शेप्स है ना, ये हमको हेल्प करते हैं 3D ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज करने में, उनकी स्टडी को ईजी बनाने के लिए हम लोग 2D शेप्स को पढ़ते हैं, ठीक है ना। कि ये ऑन पेपर ना, ये बेसिकली 2D शेप जितना भी है ये ऑन पेपर ही पॉसिबल है। यानी कि आप इसको पेपर पेन पे ही ड्रॉ कर सकते हो, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, मतलब प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ठीक है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल।
इतनी बात आई समझ में? प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। चलो ये चीज़ समझ में आ गई, इतनी चीज़ समझ में आ गई कि टू डायमेंशन क्या होता है, क्यों हम लोग पढ़ते हैं, राइट, क्यों इसको हम लोग रियल लाइफ वर्ड से लिखना हम लोग रिलेट नहीं कर पाते, ठीक है। अगर उसमें कोई भी डाउट रहेगा ना, अब आपका क्लियर होगा। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ना वॉल्यूम को, ठीक है ना। अब हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? वॉल्यूम को। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम बेसिकली हम लोग 3D स्पेस को बोलते हैं। 3D स्पेस, 3D स्पेस, यहाँ पे बेसिकली जो भी फिगर्स होंगे ना वो 3D फिगर्स होंगे, ठीक है, यानी कि जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हो, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हो। यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो, एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड, राइट, इसको ऐसे लिख दो, जो कि एग्जिस्ट करें इन रियल वर्ल्ड में, ठीक है। अब इसको समझने के लिए अगेन मैं इसको बनाने के लिए ना, एक यहाँ पे एक हम लोग लेते हैं, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, भाई वर्टिकल लाइन को क्या बोलते थे? वाई एक्सिस। फिर उसके बाद एक लेते हैं अपन एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। अब देखो इसमें ना हम लोग, अभी मैं आपको 3D लाइन जो है ना वो जेड वाली लाइन ड्रॉ करके नहीं दिखा रहा हूँ, राइट, बट अभी मैं आपको समझाऊंगा कि वो जो जेड लाइन है उसका क्या बेनिफिट है, वो क्यों बनती है ना, वो अभी आपको एक डायग्राम बना रहा हूँ, उसकी हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे अब मैं बनाने जा रहा हूँ इसको कुछ, ये मुझे लगता है ना थोड़ा सा लाइन जो है ना वो तिरछी हो गई, एक सेकंड रुकना, हाँ? ये लाइन थोड़ी सी तिरछी होगी, अच्छा रुको, एक काम करता हूँ मैं, ये जितनी भी एक्सिस है ना इसको भी हटा रहा हूँ, इसको भी हटा रहा हूँ, ठीक है ना, इसको भी हटा रहा हूँ। मैं पहले आपको एक शेप ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, देन उसके बाद मैं सारी एक्सिस को भी डिफाइन कर दूंगा, वो बहुत ईजी से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा उससे, ठीक है। चलो देखो, अच्छा ये बताओ क्या यहाँ पे आपको एक क्यूब टाइप का शेप दिख रहा है? क्या आपको क्यूबिकल शेप, एक ना आपको बॉक्स टाइप का शेप दिख रहा है? दिख रहा है ना, ठीक है। अब जरा इसी को देखो, यहाँ पे ये जो लाइन है ना, इसको मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ, ये जो लाइन है अगर इसी को आप ऐसे एक्सटेंड कर दो तो ये क्या होगी? ये मैंने आपको ऐसे करके बताया है, राइट, बट इसको आप स्ट्रेट लाइन ही समझना, राइट, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे मैंने ऐसे बनाया, ठीक है। तो ये देखो, ये आपकी एक एक्सिस हो गई, राइट, मैंने पूछा, मैंने पीछे वाला साइड नहीं बनाया, राइट, मैंने आपको क्या दिखाया, ये आप ओरिजिन मानो, जहाँ से आप स्टार्ट करते हो उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन का मैंने पॉजिटिव साइड बनाया, मैंने नेगेटिव साइड नहीं बनाया, ठीक है ना। अच्छा अगर आप ऊपर जाते हो तो क्या होता है? ऊपर जाते हो तो क्या होता है? वाई एक्सिस, है ना। अब उसके बाद ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जो है, मैंने क्या बोला था, जो थर्ड लाइन है ये आपकी तरफ आ रही है, आपकी तरफ आ रही है, ये वाली लाइन आपकी तरफ आ रही होती है, ये लाइन ऐसे आ रही होती है, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हो तीन एक्सिस, आप देख पा रहे हो तीन एक्सिस, आप क्या देख पा रहे हो? अगर इसी को आपको जरा थोड़ा सा और इधर एक्सटेंड करना, ऐसे भी एक्सटेंड कर दो, वही बात हो गई ना, बात तो वही है। ये लो, मैंने इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया, ये देखो ये वही आपकी लाइन पीछे चली जा रही है। अब आप समझ पा रहे हो? अब आप समझ पा रहे हो? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था ना, आप इसको विजुअलाइज ना कर पाते, इस वजह से मैंने आपको नेगेटिव लाइंस आपको शो नहीं की, बट अब आप इसको समझ पा रहे होगे, है ना, कि ये जो थर्ड लाइन है ना, इसी की वजह से ये 3D शेप पॉसिबल हो पाया है। और ये जो 3D शेप बना है ना, ये आप देखो ये किससे बना हुआ, अगर इसको मैं, ये क्यूब है, इसको क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। अच्छा ये जो क्यूब है ना, ये किससे मिल करके बना हुआ है? देखो एक यहाँ पे, एक आपको ये शेप मिल रहा है, ये ऐसा देखो, ये एक बॉक्स टाइप का मिल रहा है, ये आपका एक बॉक्स टाइप का शेप है, अब इसको क्या बोलोगे? स्क्वायर, राइट। अच्छा ये भी जो है ना ये एक स्क्वायर है, राइट। अच्छा ये जो क्यूब है ना, ये क्यूब किससे मिल करके बनता है? आपका स्क्वायर से मिल करके बनता है। अच्छा ये जो स्क्वायर है ये क्या है आपका? स्क्वायर है, ये क्या है आपका? 2D है। स्क्वायर क्या है आपका? 2D। और ये क्यूब क्या हो गया? 3D। अच्छा अब आप पूछो कि सर ये जो स्क्वायर है ये किससे मिल करके बना है? मैं बोलूंगा बेटा ये लाइन से मिल करके बना है, और लाइन क्या है आपका? 1D। आप देख पा रहे हो हायरार्की? देख पा रहे हो हायरार्की? देख पा रहे हो आप? अब आप समझ पा रहे हो ना कि ये जो 3D, जितने भी 3D शेप्स है ना, ये जो जितने भी 3D शेप्स हैं, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे 3 डायमेंशन से मिल करके बने होते हैं।
जितने भी 3D शेप्स हैं ये सारे के सारे 3 डायमेंशन से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। तभी ये प्रैक्टिकल वर्ड में एग्जिस्ट करते हैं। अब इसको आप और अच्छे से फील करना चाहो तो आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि जो आपका जो घर का एक घर है ना, आपका जो कमरा है, उस कमरे का कोई भी एक कोना पकड़ लो, कोई भी एक कोना, जैसे पूरा एक घर है, घर का कोई भी एक कोना पकड़ लो, है ना। अब आप देख पा रहे होगे उस कोने से 3 लाइन जा रही है, एक तो ऐसे ऊपर की तरफ जा रही होगी, एक आपकी तरफ आ रही होगी, या अगर आप उधर बैठो एक आपकी तरफ जा रही होगी, और एक कहीं ऐसे साइड जा रही है। देखो अगर मैं मान लो इस कमरे में खड़ा हूँ और मैं अगर यहाँ पे नीचे से अगर एक पॉइंट को दिखाऊं, राइट, दिखा तो नहीं पाऊंगा सॉरी, राइट, आप इसको एज्यूम करो तो एक लाइन ऐसे ऊपर जा रही है, एक ऐसे जा रही है, और एक इस तरफ जा रही है ना। तो वो कुछ इसी टाइप का तो है ना, राइट। तो इस तरीके से आप 3D वर्ड को विजुलाइज कर सकते हो। तो 3 टाइप की चीज़ें हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तीनों चीज़ों को आप आई थिंक अब आपको अच्छे समझ में आ गया है, राइट। अब अगर ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है, देन अब हम लोग अपना ज्योमेट्री का जो मेन पोर्शन है, जो आपके बुक में जो चीज़ें हैं, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लाइन के बारे में देखेंगे, एक बार हम लोग लाइन के बारे में देख लेंगे, देन उसके बाद हम लोग जंप करेंगे 2D शेप्स के ऊपर, ठीक है। अब ये जो 3D वाला पोर्शन है ना, ये मैं इसको अगले वाली जो वीडियो आएगी अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप, वहाँ पे मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ लाइन, टाइप्स ऑफ 2D शेप्स, ठीक है ना। और इसको भी ये आपका जो ये समझ लो आज का जो लेक्चर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेसन होने वाला है, जिसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स आपको ना बताने वाला हूँ कि बताइए ये ज्योमेट्री है, इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अभी तक हम लोग कर रहे हैं, है ना। अब जो इसके अगला वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग इन डेप्थ सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लाइन। हर एक पॉइंट का अगेन मैं बताते जा रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइन से। अब हर एक पॉइंट को, हर एक टर्म को अच्छे से समझते हुए चलेंगे आगे। अब अगर मैं यहाँ पे लाइन की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, लाइन की। तो लाइन क्या है बेसिकली, अगेन यहाँ पे देखो, ये एक हाइपोथेटिकल वर्ड है। सर आप क्या है, आप हर चीज़ को हाइपोथेटिकल बोले दे रहे हो, क्या मज़ा आता है क्या आपको हाइपोथेटिकल बोलने में? नहीं, बोलने में मज़ा नहीं आता है, जो चीज़ जैसे है उसको वैसे ही एक्सप्लेन करो। हाइपोथेटिकल, आई होप यही स्पेलिंग होगी, अगर गलत हो तो माइंड मत करना, इसको सही कर सकते हो। लाइन बेसिकली एक हाइपोथेटिकल है जो अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स का अगर मैं डिफाइन करूं इसको, तो लाइन बेसिकली एक 1 डायमेंशन फिगर है जिसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता और कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। इसको ऐसे लिखो, नो स्टार्टिंग पॉइंट, नो स्टार्टिंग पॉइंट और नो एंडिंग पॉइंट। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? अब आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो। कोई भी लाइन है, जाहिर सी बात है, जहाँ से स्टार्ट करेंगे वही स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जहाँ से एंड करेंगे वही उसका एंडिंग पॉइंट होगा। आप क्या बोल रहे हो कि कोई भी एंडिंग पॉइंट, कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता? अब भाई हम बना पा रहे हैं तो ये हाइपोथेटिकल कैसे हो गया? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अभी तक तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखो अब समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू द लाइन, लाइन एक बहुत जनरल वर्ड है, लाइन एक बहुत जनरल वर्ड है, और मैथमेटिक्स में इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है, जब भी हम कभी भी लाइन बनाते हैं ना, इसमें कहीं पे भी कोई भी पॉइंट नहीं रखते हैं, राइट, कोई भी पॉइंट नहीं रखते। तो हम लाइन को मैथमेटिक्स में, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइन को मैथमेटिक्स में हम ऐसे समझते हैं कि ये एक ऐसा 1 डायमेंशन का फिगर है, राइट, जिसका ना तो कोई एंडिंग पॉइंट होता है ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। इसको उल्टा समझो, ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट ना ही कोई एंडिंग पॉइंट। ऐसा क्यों, अब समझो। इसी के बाद मैं एक और वर्ड अगर यूज कर रहा हूं यहां पे, जिसको मैं बोल रहा हूं लाइन सेगमेंट। क्या बोल रहा हूं? लाइन सेगमेंट। अब ये लाइन सेगमेंट क्या है? तो लाइन सेगमेंट बेसिकली क्या है कि ये एक ऐसा 1 डायमेंशन फिगर है जिसकी एक स्पेसिफिक लेंथ होती है। क्या होती है? एक स्पेसिफिक लेंथ होती है, राइट। जैसे कि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है एंड एंडिंग पॉइंट भी होता है। अब ध्यान से समझना क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं बोल रहा हूँ इसको ध्यान से समझना। जब मैंने लाइन बनाई थी तब मैंने आपको ये समझाया था कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता।
अब जब मैं लाइन सेगमेंट बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंडिंग पॉइंट होगा, ठीक है ना। और इसको ऐसे बोल सकते हो, और ये एक डेफिनेट लेंथ होगी, ठीक है, डेफिनेट लेंथ, ठीक है। यानी कि जब भी हम स्केल से या फिर रूलर से कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो उसको आप मेजर कर सकते हो, जो भी आप लाइन ड्रॉ करते हो उसको आप मेजर कर सकते हो। और जिस भी लाइन को, ये बहुत इजी वे में बता रहा हूँ, जिस भी लाइन को आप मेजर कर पाओ उसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। जिस लाइन की लेंथ को आप मेजर ना कर पाओ उसको क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। और आप, इसी वजह से मैंने क्या बोला, हाइपोथेटिकल वर्ड बोला। क्यों, आप सोचो ना कि क्या कोई एक ऐसी लाइन है क्या जिसको आप लेंथ उसकी मेजर ना कर पाओ। आप तो सोचोगे सर वो तो बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, उसी लाइन को हम लोग मेजर नहीं कर पाते। तो उसी को क्या, वो इसी वजह से मैंने यहाँ पे हाइपोथेटिकल बोला है, ठीक है ना। अब इतनी बड़ी आप लाइन बना रहे हो, ऑब्वियसली इतनी बड़ी आप लाइन बना रहे हो, कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है, जिसको आप मेजर ही नहीं कर पा रहे हो, इसी वजह से उसका कोई स्टार्टिंग और कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। अब जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों होता है, एक डेफिनेट लेंथ होती है, उसको लाइन सेगमेंट बोला जाता है, ना कि लाइन बोला जाता है। हम लोग कॉमन डे टू डे लाइफ में लाइन बोल तो देते हैं ना, कि एक लाइन ड्रॉ करो, राइट, एक लाइन ड्रॉ करो 2 सेंटीमीटर की, ठीक है ना। तो वो लाइन नहीं ड्रॉ करते हो, बेसिकली आप ड्रॉ करते हो वहाँ पे लाइन सेगमेंट। आप क्या ड्रॉ करते हो वहाँ पे, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हो, ना कि लाइन ड्रॉ करते हो वहाँ पे, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। ये तो डेफिनेट लेंथ है इसकी। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो इनडेफिनेट लेंथ, इनडेफिनेट लेंथ, राइट। अब आप इसको समझ भी पा रहे हो कि क्यों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट होता नहीं है, कितना भी लगा दो आप इसकी लेंथ को मेजर ही नहीं कर पाओगे। बट यहाँ पे डेफिनेट लेंथ है क्योंकि आप उसको मेजर कर पा रहे हो। ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी बातें, दो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की, राइट। एक हमने लाइन डिस्कस की, एक हमने लाइन सेगमेंट डिस्कस की, राइट। अभी हम लोग लाइंस की फैमिली को डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, कहानी स्टार्ट हुई थी लाइन से, फिर हम लोग आए हैं लाइन सेगमेंट पे। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, अरे अब हम लोग डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रे। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, रे। तो ये रे क्या होता है, रे वर्ड आप लोगों ने जनरली ना पढ़ा होगा, साइंस में पढ़ा होगा, है ना। रे क्या होता है, जैसे सन से रेज आती है ना, तो इसका क्या मतलब है, रे क्या होता है। रे बेसिकली एक ऐसी लाइन है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। रे एक ऐसी लाइन है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट एंडिंग पॉइंट नहीं होता, बट कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। अच्छा, रे को ड्रॉ कैसे किया जाता है, रे को अपन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे एक इसका डॉट लगाते हैं और एक साइड पे एरो। एरो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, कंटिन्यूएशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी कि एक लाइन है जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इस डायरेक्शन में बस बढ़ती ही चली जा रही है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। ऐसी लाइन को क्या बोला जाता है, रे बोला जाता है, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आई, अब और बात करते हैं ज़रा। अब और ये बेसिकली ना हम लोग लाइन, फिर उसके नीचे लाइन सेगमेंट रे, ये बेसिकली टाइप्स ऑफ लाइन है ना। पहले हम लोगों ने लाइन डिफाइन की, एक जनरल एक ना लाइन होता क्या है वो डिफाइन की, देन उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ लाइन डिफाइन करना स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना। वो जो दो लाइन सेगमेंट रे डिफाइन की ना, वो क्या है, आपका टाइप्स ऑफ लाइन है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपका आता है, इसके बाद आपका आता है पैरेलल लाइंस। क्या आता है, पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट आता है। अब ये पैरेलल लाइंस का क्या कॉन्सेप्ट है, पैरेलल लाइंस का क्या कॉन्सेप्ट है। पैरेलल लाइंस ऐसी दो लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस ऐसी दो लाइंस को बोला जाता है, राइट, जिनको आप आगे की तरफ चाहे जितना एक्सटेंड कर लो, राइट, या फिर पीछे की तरफ चाहे जितना एक्सटेंड कर लो, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, एक दूसरे को कभी भी काटेंगी नहीं। तो ऐसी लाइंस को क्या बोला जाता है, पैरेलल लाइंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पैरेलल लाइंस बोला जाता है। ऐसी लाइंस जो कि कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है या फिर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, पैरेलल लाइंस। अच्छा, क्या कोई ऐसी भी लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यस, तो उनको क्या बोला जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोला जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोला जाता है। और इंटरसेक्टिंग लाइंस दिखती कैसी हैं सर, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस ना डियर, इसको हम्म,
तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी दिखती हैं? तो इंटरसेक्टिंग लाइन जब भी आपको ना कुछ क्रॉस टाइप का शेप दिखे ना इस तरीके से, ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रही है। और हमेशा याद रखना, दो लाइन मैक्सिमम, टू लाइन intersect each other maximum at one point only। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस, राइट? किसी भी लिखना, दो स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई। चलो, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। अब बात करते हैं जरा, अब बात करते हैं जरा परपेंडिकुलर लाइंस की। एक आता है आपके पास वर्ड परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, अच्छा परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है? तो परपेंडिकुलर लाइंस किसको बोलते हैं? ऐसी लाइन, जैसे अभी तक हम लोगों ने देखो एक एक्स एक्सिस बनाई थी, एक वाई एक्सिस बनाई थी, तो ऐसी दिखने वाली लाइंस को, अभी हम लोग एंगल्स के बारे में नहीं बात कर रहे, राइट? ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को इस तरीके से आप देख पा रहे हो ना, ऐसे, राइट? इस तरीके से देख पा रहे हो, और बीच में ना एक सिंबल होता है, इसको ऐसे दिखाते हैं, राइट? इसका मतलब होता है 90 डिग्री। अभी हम लोग आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, राइट? बट अभी आप इसको इस तरीके से समझो, दो लाइंस अगर ना एक दूसरे के बीच में एंगल से, समझ लो क्योंकि बाद में तो डेफिनेशन लिखवाऊंगा नहीं, तो दो लाइंस, अगर दो लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो उन लाइंस को क्या बोला जाएगा? परपेंडिकुलर लाइंस बोला जाएगा, और वो हमेशा कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब इसके बाद, अब इसके बाद एक और टाइप का लाइन है, एक और टाइप का लाइन है, देखो उसको भी देख लो। उसको बोला जाता है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइंस, अच्छा ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती हैं? ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती हैं? मान लो कोई दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन हो या फिर पैरेलल लाइन ना भी हो, राइट? देखो इसको मैं छोटा सा डायग्राम बना के बताता हूँ। ये दो लाइन पैरेलल है, और मान लो ये दो लाइन पैरेलल नहीं भी है ना? पैरेलल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बट अब इस इन दो पैरेलल लाइंस को अगर एक तीसरी लाइन कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है, या फिर ये दो नॉन पैरेलल लाइन को कुछ इस तरीके से तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो इस तीसरी लाइन को ही क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्सल लाइन बोला जाता है। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने लाइंस का क्लासिफिकेशन देखा। किसका क्लासिफिकेशन देखा? लाइंस का क्लासिफिकेशन देखा। अच्छा, ये ना डॉट जो है ना, ये भी दो तरीके के होते हैं, इसको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना? इसको पॉइंट बोला जाता है ना? ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है जिसको अपन बोलते हैं, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है? कोई डायमेंशन नहीं होती। और ये किस लिए यूज किया जाता है मैथ्स में? इसका क्या भाई, कुछ तो यूज होगा ना, तब तो हम लोग पढ़ रहे हैं। यूज टू लोकेट द पोजीशन, राइट? कोई भी पॉइंट की लोकेशन को हम आइडेंटिफाई करने के लिए वहां पे पॉइंट से उसको डिनोट करते हैं, ठीक है ना? तो यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसे समझ लो, ठीक है? अब पॉइंट दो तरीके के होते हैं। पहला जो है, पहला है आपका कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? ऐसे, मान लो इसको कैसे मैं समझाऊं? हाँ ठीक है, देखो कोलिनियर पॉइंट बेसिकली आर दोस पॉइंट्स, राइट? इफ यू ज्वाइन ऑल ऑफ देम, if you join all of them, right? if you join all of them you will see a straight line। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तो नहीं दिख रहा है, इसको ऐसे देख लो, स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा, ये दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, हाँ ठीक है ना? तो कोलिनियर पॉइंट उन पॉइंट्स को बोला जाता है जिनको ज्वाइन करने पे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। कोलिनियर पॉइंट्स उन पॉइंट्स को बोला जाता है जिनको ज्वाइन करने पे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है? अब इसी तरीके से आपके पास एक और आता है जिसको अपन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। अब इसका आप, आई थिंक आप गैस पकड़ कर पा रहे होगे कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं?
तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिनको ज्वाइन करने पे हमें एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको ज्वाइन करने पे हमें एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है। ठीक है, तो पॉइंट्स हमें क्या पता हो गया कि पॉइंट दो तरीके के होते हैं, एक कोलिनियर एक नॉन कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट ऐसे पॉइंट्स को बोला जाता है जिनको ज्वाइन करने पे एक स्ट्रेट लाइन मिले। नॉन कोलिनियर पॉइंट उन पॉइंट्स को बोला जाता है जिनको ज्वाइन करने पे स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने लाइंस के बारे में डिस्कस किया है ना, इसके पहले हम लोगों ने ना लाइंस के बारे में डिस्कस किया कि लाइंस बेसिकली क्या होता है। लाइन तो एक हाइपोथेटिकल वर्ड है ना। लाइन से बनता है लाइन सेगमेंट, और क्या बनता है आपका, एक तो हो गया लाइन सेगमेंट, दूसरा हो गया रे, राइट। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, इतने टाइप्स की लाइंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वाला जो पॉइंट है ना, सारे पॉइंट्स हम लोग कवर अप करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पॉइंट लाइन डिस्कस कर लिया। ठीक है ना, चलो अब बारी आती है, अब बारी आती है एक और चीज को पढ़ने की। जैसे अभी तक, अच्छा लाइन जो होती है ना, मैंने क्या बोला, लाइन ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, लाइन कॉल्ड एज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, अब मान लो कुछ इस तरीके का अगर मेरे पास है, अब इसको क्या बोलेंगे, ये भी तो एक काइंड ऑफ लाइन ही है ना, ये भी तो एक काइंड ऑफ लाइन ही है ना। तो क्या इसका कुछ अलग नाम है या इसको भी लाइन बोलते हैं? इसको और इसको क्या दोनों को अपन लाइन बोलेंगे? क्या दोनों को अपन लाइन बोलेंगे या फिर दोनों में डिफरेंस है? तो डियर दोनों में डिफरेंस है। इसको तो लाइन बोलते हैं मैथ्स में, इसको तो लाइन बोलते हैं, राइट। और इसको मैथ्स में बोलते हैं कर्व। क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं। ठीक है ना, मैथ्स में इसको क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं। बहुत ध्यान से समझना, स्ट्रेट लाइन, जो भी लाइन आपको स्ट्रेट दिखे उसको क्या बोलते हैं? आपको लाइन। जिसमें आपको कर्व जैसा दिखे ना, नाम ही समझ में आ रहा है ना, नाम से याद रखो ना, ये कर्व हो गया, ये कर्व हो गया, ये एक लाइन हो गई, ये लाइन हो गया, ये कर्व हो गया। और जो कर्व है ना, ये मैथ्स में दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। कर्व जो है मैथ्स में दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। एक आपका होता है ओपन कर्व, एक आपका होता है क्लोज्ड कर्व। एक आपका होता है ओपन कर्व, दूसरा होता है आपका एक क्लोज्ड कर्व, राइट। अब इसको ना बहुत ध्यान से समझना, लाइन की ज़रूरत है नहीं तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आपका कर्व हो गया। कर्व दो तरीके से डिफाइन होता है, ओपन कर्व और क्लोज कर्व। अच्छा, ओपन कर्व क्या होता है और क्लोज कर्व क्या होता है उसको समझो। ओपन कर्व क्या है, जैसे कि मान लो आपने कोई एक ऐसे एक लाइन बना दी, अरे मान लो आपने कुछ इस तरीके से आपने लाइन बना दी, कुछ इस तरीके से ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे? ओपन कर्व। बिकॉज यहाँ पे जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और जो इसका एंडिंग पॉइंट है, ये आपस में एक दूसरे को जा करके मीट नहीं कर रहा है ना। इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहीं और है और एंडिंग पॉइंट कहीं और है, इस वजह से इसको क्या बोला जा रहा है? ओपन कर्व बोला जा रहा है। ठीक है, क्लोज्ड कर्व क्या होता है, मान लो कुछ इस तरीके से आप गए, ऐसे गए, ऐसे गए, आप ऐसे जा करके मिल गए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, राइट, कि इसको क्या बोला जाएगा? क्लोज्ड कर्व बोला जाएगा। बिकॉज यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जा करके क्या हो गए? एक दूसरे से मिल गए। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक दूसरे से मिल गए, है ना। तो जैसे कि मान लो कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपका एक दूसरे से मिल गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्लोज्ड कर्व बोलेंगे। अच्छा, ये क्लोज्ड कर्व जो है ना, इसमें और कुछ बातें हैं, ज़रूरी बातें, इसको ध्यान से समझो। अब वो कौन कौन सी ज़रूरी बातें हैं वो ध्यान से समझना। ठीक है, देखो मान लो मैं तीन पॉइंट ले रहा हूँ, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, ये पॉइंट ए है। एक पॉइंट मैं इस कर्व पे ले रहा हूँ, इसको बी नाम दे दिया। और ये एक पॉइंट अंदर ले रहा हूँ जिसको सी नाम दे दिया। ठीक है, ठीक है, इसको मान लो कि एक पार्क है कोई, ये क्या है? एक पार्क है। ठीक है, अब ये जो सी पॉइंट है ना, इस पार्क के अंदर है, ये जो सी पॉइंट है इस पार्क के अंदर है। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे। ये जो पॉइंट सी है ना, ये आपका इंटीरियर पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, क्योंकि अंदर लाई कर रहा है तो इंटीरियर। जो ए पॉइंट है, ये क्या है आपका? ए पॉइंट क्या है आपका? ये एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, अब बी पॉइंट को कैसे डिफाइन करोगे?
बी पॉइंट को कैसे डिफाइन करोगे? बी पॉइंट जो है ना, ये डियर आपका ना बाउंड्री पे, इसको क्या बोला जाता है? बाउंड्री। इसको क्या बोला जाता है? जो लाइन देख रहे हो ना, इसको क्या बोला जाता है? बाउंड्री, है ना। बोलते हो ना कि इस पार्क की ना बाउंड्री को कवर कर दो, यानी कि उसकी साइड साइड पे ना, जहाँ पे भी आपकी जो आपकी प्रॉपर्टी जहाँ पे खत्म हो रही है वहाँ पे आप उसको ना फेंसिंग से या फिर वॉल से कवर करते हो ना, तो इसको क्या बोलते हैं? बाउंड्री। तो बी पॉइंट कहाँ पे? ऑन द बाउंड्री। अच्छा, देखो, जब आप इस सी पॉइंट और इस बी पॉइंट को ऐड करते हो ना, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी अलोंग विद बाउंड्री, है ना, तो उस दोनों पॉइंट को मिला करके बनता है आपका एक रीजन। क्या बनता है? रीजन बनता है। इसको क्या बोलते हैं? मैथ्स में रीजन बोलते हैं। ठीक है। जब भी आप प्रॉपर्टी का इंटीरियर वाला पार्ट और बाउंड्री वाला पार्ट दोनों को जोड़ देते हो तो वहां पे हमें क्या मिलता है? रीजन मिलता है। क्या मिलता है? रीजन मिलता है। अगर बाउंड्री के मतलब ना, अगर बाउंड्री के अंदर कोई पॉइंट है तो क्या बोलेंगे? इंटीरियर। अगर बाउंड्री के बाहर कोई पॉइंट है तो उसको एक्सटीरियर। अगर आपकी प्रॉपर्टी जहां पे खत्म हो रही है उसी पे अगर कोई पॉइंट है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑन द बाउंड्री। ये बाउंड्री होगी ना आपकी, ठीक है। अच्छा, इंटीरियर और बाउंड्री को मिला देते हो तो रीजन बन जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? अभी तक देखो, अभी तक कोई भी ऐसी बात मैंने नहीं बताई है जो आपको लगे ना बहुत ज्यादा सर ने ऐसा कुछ बता दिया। ठीक है। जहाँ यहाँ पे ना, यहाँ पे ऑन द बाउंड्री मैंने लिख दी है, बहुत जगह पे ना यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है ऑन द कर्व, ऑन द कर्व, कि कर्व पे लाई कर रहा है पॉइंट, ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है ना? इतनी बात क्लियर है? सारी चीजें क्लियर है ना? तो हम लोगों ने पॉइंट को देखा, ठीक है, कि पॉइंट दो तरीके के होते हैं, नॉन कोलिनियर, कोलिनियर। उसके बाद लाइंस को देखा, है ना। हालांकि थोड़ा सा लिखना, जो पॉइंट्स है वो ऊपर नीचे हो गए, बट समझ में सारी चीजें आ रही होंगी, है ना। कि हम लोगों ने सबसे पहले लाइंस को डिस्कस किया। लाइंस कितनी तरीके की होती हैं? लाइन, लाइन सेगमेंट, आपका रे, लिखना पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन। उसके बाद पॉइंट्स को डिस्कस किया। पॉइंट्स दो तरीके के होते हैं, नॉन कोलिनियर और कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको ज्वाइन करने पे स्ट्रेट लाइन मिलती है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको ज्वाइन करने पे स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती। फिर उसके बाद कर्व को डिस्कस किया। कर्व बेसिकली जब कोई भी लाइन ना एक आपका स्मूथ फ्लो बनाती है ना, स्मूथ फ्लो जैसे ना, ये आपका क्या होगा? इसको कर्व बोलते हैं मैथ्स में, राइट। कर्व भी बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक ओपन एक क्लोज। अगर आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं होता है तो उसको बोलते हैं ओपन कर्व। अगर मीट हो जाता है तो उसको क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। उसमें तीन चीजें देखिए, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट और पॉइंट ऑन द कर्व। अगर आप इंटीरियर पॉइंट और बाउंड्री या फिर कर्व के पॉइंट को आप ऐड कर देते हो तो आपको क्या मिलता है? रीजन मिलता है। ठीक है, हो गया रिवीजन। चलो अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। एक कुछ क्वेश्चंस है क्या यहाँ पे? देखते हैं जरा। टिक 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 टिक, क्या लिखा है? अलाइन दैट स्टार्स। चलो देखो, इसको कर सकते हो। देखते हैं, अगर जितने क्वेश्चंस कर पाएंगे कर लेंगे। अगर देखेंगे कोई क्वेश्चन है जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट मुझे आगे बताना, वो बाद में देख लेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे? अलाइन दैट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट एंड कंटिन्यूअस फॉरएवर इन वन डायरेक्शन। कंटिन्यूअस फॉरएवर इन वन डायरेक्शन। तो ऐसे पॉइंट्स को, ऐसे लाइंस को क्या बोला जाता है डियर? क्या बोलते हैं बच्चा? इसको रे बोलते हैं ना भाई, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो है बट कोई एंडिंग पॉइंट है ही नहीं, तो उसको रे बोलेंगे ऑब्वियसली। फिर क्या है? लाइन दैट क्रॉसेस ईच अदर एट एनी एंगल, मतलब क्रॉस टाइप का एक शेप, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, ठीक है। आ कट्स अक्रॉस टू और मोर लाइंस दैट हेल्प्स फॉर्म एन एंगल। जहाँ पे टू या फिर दो से ज़्यादा, यहाँ पे मैंने जो आपको बताया था ना ट्रांसवर्सल लाइन, तो मैंने आपको दो लाइन बताई थी, बट दो से ज़्यादा भी लाइन हो सकती है। और वो लाइन पैरेलल भी हो सकती है, नॉन पैरेलल भी हो सकती है, ठीक है। बट दो या दो से ज़्यादा लाइन को अगर कोई एक लाइन ऐसे कट करती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, ठीक है ना, राइट। अ ट्रांसवर्सल लाइन कट्स अक्रॉस टू और मोर लाइन्स एंड हेल्प फॉर्म एन एंगल। यहाँ पे क्या आएगा आपका? ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। क्या आएगा? ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। फिर क्या लिखा है? द ऑपोजिट एजेस ऑफ अ रूलर आर द एग्जाम्पल ऑफ, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। भाई स्केल्स के दोनों लाइंस, दोनों साइड की जो लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं? पैरेलल। वो एक दूसरे को कट तो करेंगे नहीं ना कहीं पे जाके, तो पैरेलल लाइंस का एग्जाम्पल हो गया। फिर क्या लिखा है? व्हेन टू लाइंस मीट एट 90 डिग्री दे आर कॉल्ड एज परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस,
इजी है, चीजें इजी हैं, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट मैथ इज इजी, राइट? जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग डजंट मीन दैट मैथ्स इज टफ। ठीक है, इस चीज को एक्सेप्ट करो, ये फैक्ट है, इसको एक्सेप्ट करो। जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना जल्दी आप चीजों को सीखना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, चलो ये चीजें समझ में आई। अब कुछ और भी क्वेश्चंस हैं क्या? अच्छा देखो, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑलरेडी हम लोगों ने 50-60% कवर अप कर लिया। कुछ बातें हैं वो हम लोग आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें बची नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने मेजर पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब बस 2D शेप्स के बारे में बचा है। ठीक है, दो चीज़ें बची हैं, एक 2D शेप, एक मैं आपको एंगल्स क्या होते हैं वो आपको बता दूंगा। खत्म वीडियो। क्या लिखा है? द कॉर्नर्स ऑफ योर मैथ नोटबुक फॉर्म एन 90 डिग्री एंगल, राइट? तो क्या लिखा है? रीड ईच सेंटेंस एंड नेम द टाइप ऑफ लाइन। रीड ईच सेंटेंस एंड नेम द टाइप ऑफ लाइन। तो क्या बोला गया है? कॉर्नर, जैसे ये मान लो एक किताब है, तो इसका जो कॉर्नर है इस पे एक लाइन देखो पैरेलल है, मतलब वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है, तो ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, चलो अब उसके बाद क्या है? द साइड्स ऑफ अ विंडो फ्रेम दैट गोज स्ट्रेट अप एंड डाउन एंड नेवर टच। द साइड्स ऑफ अ विंडो, देखो क्या बोला गया है? द साइड्स ऑफ अ विंडो फ्रेम दैट गो, जैसे एक आपका एक विंडो फ्रेम कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये कोई आपकी विंडो है। द साइड्स ऑफ अ विंडो फ्रेम दैट गोज स्ट्रेट अप एंड डाउन, मतलब स्ट्रेट अप इस तरीके से, स्ट्रेट डाउन ऐसे है ना, अप डाउन, दैट नेवर टच। एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेलल लाइंस, एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। ओके, अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा है? अ पेंसिल वॉज प्लेस अक्रॉस टू बुक्स लाइंग साइड बाई साइड। देखो दो बुक्स हैं कुछ इस तरीके से रखी हुई हैं, और पेंसिल वॉज प्लेस्ड अक्रॉस टू बुक्स लाइक दिस। तो ये दोनों जो लाइंस हो गई, ये अब हो सकता है पेंसिल किसी भी एंगल में रखी हो, तो ये एक तो जहाँ पे बुक दोनों एक दूसरे के साइड बाई साइड मिली, एक वो लाइन, और दूसरी पेंसिल वाली लाइन, ये क्या हो जाएंगी? ये दोनों लाइंस क्या कहलाएंगी? एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा है? टू रोड्स क्रॉसिंग इन एक्स शेप, एक्स शेप इज ऑलवेज कॉल्ड एज इंटरसेक्टिंग, सिंपल, इंटरसेक्टिंग लाइंस। आई होप इतनी चीजें क्लियर है। ठीक है ना, अब बारी आती है जरा 2D शेप्स की, राइट? उससे भी पहले ना एंगल को डिस्कस करते हैं, अभी तक एंगल डिस्कस नहीं किया, राइट? एंगल्स को जरा डिस्कस करते हैं, राइट? अब देखो एंगल होते क्या है, ठीक है, उसको ध्यान से समझते हैं। एंगल्स बेसिकली फॉर्म किससे होते हैं? एंगल फॉर्म होते हैं विद द हेल्प ऑफ रेज, राइट? देखो जैसे एक रे, ये रे है, और दूसरी लिखना है ये रे। यानी कि एंगल कब फॉर्म होता है? जब किसी एक पॉइंट से दो रेज इमर्ज होती हैं, और दोनों ही आपकी कहाँ होती है? डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती हैं। ध्यान से समझो क्या मैं बोला। एंगल्स कब फॉर्म होते हैं? जब किसी एक पॉइंट से दो रेज डिफरेंट डायरेक्शन में इमर्ज होती हैं। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इसी को मेजर करते हैं हम इन टर्म्स ऑफ एंगल। ठीक है, ध्यान से समझ में आना, ध्यान से समझ में आ रहा है ना? अब ये हो सकता है आपका, इसी को ना, इसी पार्ट को, एंगल को हम लोग और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, अभी बस इतना समझ लो, ये दो रे जो है डिफरेंट डायरेक्शन में जब इमर्ज हो रही है ना, राइट, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग मेजर करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? इन टर्म्स ऑफ एंगल में हम लोग इसको मेजर करते हैं। अच्छा, इसकी डिग्री बेसिकली इसको किस में मेजर करते हैं? इन टर्म्स ऑफ डिग्री में मेजर करते हैं, राइट? अभी के लिए तो आप ये समझिए, जैसे कि मान लो इसके बीच का एंगल है 30 डिग्री, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 30 डिग्री, राइट? फॉर एग्जाम्पल 40 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल 90 डिग्री, कुछ इस तरीके से। बात आ रही ना समझ में? ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई, ज्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे एंगल्स पर। अब आप इतना समझ लो, जब कोई दो रे एक ही पॉइंट से इमर्ज होती है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। ठीक है ना, अब इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं जरा 2D शेप्स के बारे में। ठीक है ना, 2D शेप में सबसे पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहला जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं 2D शेप्स में, वो है आपका ट्राइंगल, वो है आपका ट्राइंगल। ट्राइंगल में क्या क्या है वो ध्यान से समझा, ध्यान से समझना। ठीक है, ट्राइंगल बेसिकली एक ऐसा 2D शेप है, ट्राइंगल एक ऐसा 2D शेप है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से मिल करके बना होता है। मैंने क्या बोला?
ट्राइंगल एक ऐसा 2D शेप है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना होता है, राइट, और जनरली उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। चलो अब ट्राइंगल के बारे में बस यहाँ पे ना इस वीडियो में हम लोग बेसिक बेसिक बातें करने वाले हैं, राइट, बहुत ज़्यादा इनडेप्थ नहीं जाने वाले, इनडेप्थ हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है ना। अदरवाइज हम लोग, मैं तो चाह रहा था इनिशियली, मैंने ये सोचा था कि मैंने जितना भी ज्योमेट्री, जैसे ये आपका बेसिक ज्योमेट्रिकल और अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप, मैंने सोचा था पहले ना एक ही वीडियो में इसको कंबाइन कर दें, बट मैंने जब सारे पॉइंट्स को एक बार लगता है नोट डाउन किया, राइट, अपने टर्म से, जब मैं हमेशा ना लेक्चर के पहले मैं हमेशा एक नोट्स प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, कि कौन कौन से टॉपिक्स है, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम तो रहता नहीं है डियर कि मैं हर एक चीज़ का पीपीटी बनाऊँ, ठीक है ना। तो क्योंकि हर चीज़ मुझे ना, अब जैसे वीडियो रिकॉर्ड करना है, ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद अब इसकी एडिटिंग से लेकर के थंबनेल डिजाइनिंग हर चीज़ मुझे करनी होती है, ठीक है, तो इतना ज़्यादा टाइम रहता नहीं है, तो मैं हर चीज़ का नोट्स बनाता हूँ, ठीक है ना। तो जब मैं इसके नोट्स बना रहा था तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि अगर मैं दोनों चैप्टर्स को एक वीडियो में कंबाइन करूँगा तो वो वीडियो ना अप्रॉक्सीमेटली 4 आवर्स के अप्रॉक्सी मुझे लगा कि वो जाएगी, ठीक है ना। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसको अलग अलग चैप्टर्स ही रहने देते हैं। तो आज हम लोग वही बेसिक वाला पार्ट करें, इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग हर चीज़ को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट 2D शेप है वो हम लोग बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। किसकी बात कर रहे हैं? क्वाड्रिलेटरल की। अच्छा, ये क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल भी एक 2D शेप है, ये भी एक 2D शेप है। इसमें ये बेसिकली आपका 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना होता है, 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना होता है। कोई भी आप रैंडम सा शेप ड्रॉ कर दो, राइट, ये क्या हो गया? एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। कोई भी एक रैंडम सा शेप आपने ड्रॉ किया, इसको क्या बोलेंगे? अपन क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? तो हम लोगों ने ट्राइंगल को देख लिया, क्वाड्रिलेटरल को देख लिया, ठीक है ना। ट्राइंगल को देख लिया, क्वाड्रिलेटरल को देख लिया। अच्छा, अब क्वाड्रिलेटरल में ही ना, क्वाड्रिलेटरल में एक पॉइंट है, उसको आप ध्यान से समझना। एक वर्ड यहाँ पे अपन यूज करने वाले हैं, एक वर्ड यहाँ पे अपन यूज करने वाले हैं, वो वर्ड है अपना लिखना एडजेसेंट साइड। ये बहुत काम आएगा आगे, एडजेसेंट साइड्स। अब ये एडजेसेंट साइड्स का क्या मतलब होता है, राइट। अभी एंगल्स में, अभी हमने आपको एक और चीज बताऊंगा, वहां पे मैं आपको एडजेसेंट एंगल्स भी बता दूंगा, ठीक है ना। अभी समझो एडजेसेंट साइड्स क्या होता है। तो एडजेसेंट साइड्स का क्या मतलब होता है, जब भी एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? साइड बाय साइड, आजू बाजू, है ना। तो जैसे कि अगर मैं इस साइड की बात करूं, इस साइड की, है ना, और इस साइड की, ये दोनों ही क्या है? आपस में एक दूसरे से अटैच है इस पॉइंट पे, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? इन दोनों साइड्स को क्या बोलोगे? जैसे मान लो एक ये पॉइंट है ए बी सी और डी, है ना, तो यहाँ पे ए डी और ए डी एंड डी सी को आप क्या बोलोगे? एडजेसेंट साइड। उसी तरीके से आप ए डी और ए बी को भी बोल सकते हो, ए डी एंड ए बी, ये भी क्या है? आपकी एडजेसेंट साइड्स है। बात आ रही समझ में? अच्छा, यहाँ पे जो पॉइंट है ना, इसको पॉइंट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको? वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं, है ना। जैसे ये ए वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है, सी वर्टेक्स है और ये डी वर्टेक्स है। इतनी बात समझ में आ रही है ना, ये चीज समझ में आ रही है। अब हम लोगों ने यहाँ पे एडजेसेंट साइड डिस्कस कर ली, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और वर्ड आता है जिसको अपन बोलते हैं ऑपोजिट साइड्स। ऑपोजिट साइड्स। ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं? ऑपोजिट साइड्स यानी कि जैसे कि एक आपका एडी, ये साइड हो गई, है ना, आपका एडी एंड ये बीसी, ये क्या है? आपकी ऑपोजिट साइड है। उसी तरीके जैसे ए बी एंड डी सी, ये क्या है? आपकी ऑपोजिट साइड है, ठीक है। अब आप ट्राइंगल की अगर आप बात करो, ट्राइंगल में आपका क्या है? ये 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना होता है, तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स होती है बट कोई ऑपोजिट साइड्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एडजेसेंट साइड समझ गए और एडजेसेंट एडजेसेंट साइड्स और ऑपोजिट साइड समझ गए, राइट। अब यहाँ पे एक और वर्ड है जो यूज होता है जिसको अपन बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स के लिए फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई 2 एंगल्स है, राइट, कोई 2 एंगल्स है। अब देखो, एक एंगल ये है, मान लो उसकी वैल्यू है कुछ 30, कोई स्पेसिफिक नहीं ले रहा हूँ, मान लो कोई ए डिग्री है और दूसरा आपका बी डिग्री है। कोई भी 2 एंगल, कोई भी 2 एंगल जिनके बीच में, इसको क्या बोलते हैं? आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आर्म, आर्म, राइट। कोई भी 2 एंगल अगर ना एक कॉमन आर्म शेयर करते हैं ना, क्या बोलते हैं? कॉमन आर्म शेयर कर रहे होते हैं, तो ऐसे एंगल्स को क्या बोला जाता है? एडजेसेंट एंगल्स बोला जाता है। ऐसे एंगल्स को क्या बोला जाता है? एडजेसेंट एंगल्स बोला जाता है।
आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इस केस में अगर मैं बात करूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे कुछ एक रैंडम से क्वाड्रिलेटरल मैंने बनाया, अब देखो अगर मैं ये एंगल की बात करूँ और इस एंगल की बात करूँ, राइट, अब इन दोनों एंगल्स की जरा अगर मैं बात करूँ तो देखो ये वाला जो एंगल है यहाँ पे मान लो ए बी सी और डी, ठीक है, ध्यान से समझना। अब ये जो एंगल है ये बी ए डी ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, जो थोड़ा सा अगर मैं इसको घुमा करके बनाऊं, मान लो कुछ इससे बना हुआ है, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया डी, है ना। तो एक एंगल ये हो गया। अब दूसरा एंगल जो है वो ए डी मान लेते हैं, ये कोई सी पॉइंट है, ये कुछ एंगल ऐसा बना हुआ है। अब देखो दोनों ही एंगल में ये एक कॉमन आर्म है, ये एक कॉमन आर्म है, तो आपका एंगल ए एंड एंगल डी ये दोनों ही क्या कहलाएंगे, आपका एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। एडजेसेंट एंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आया, जहां पे एक आपको कॉमन आर्म बनती हुई दिखे, राइट, एक कॉमन आर्म पे दो एंगल्स बने तो उनको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और देखो, जैसे कि ना अगर आपके पास मान लो एक आपके पास ये स्क्वायर है, ये राइट, तो इस स्क्वायर में आपका ये एंगल और ये एंगल है, जैसे मान लो ए बी सी और डी, है ना। ये ए बी सी डी जो है ना, यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी ये दोनों ही क्या है, आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है। उसी जगह पे ये जो एंगल डी है और जो एंगल बी है, एंगल डी और एंगल बी आपके क्या होंगे, ऑपोजिट एंगल्स होंगे, ठीक है ना। एंगल डी एंड एंगल बी क्या होंगे, आपके ऑपोजिट एंगल्स होंगे, क्या होंगे, ऑपोजिट एंगल्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी ये क्या हो गए, आपके ऑपोजिट एंगल्स हो गए, ठीक है ना। एडजेसेंट एंगल ए एंड डी क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल। एंगल ए और एंगल सी मिलकर के क्या बनाएंगे, एंगल ए और एंगल सी मिलकर के क्या बनाएंगे, आपके क्या होगा, फिर से बोलो, एंगल ए और एंगल सी मिलकर के क्या बनाएंगे, आपके ऑपोजिट एंगल्स बनाएंगे, और एंगल ए और एंगल डी क्या बनाएंगे, आपके एडजेसेंट एंगल्स बनाएंगे। इतनी बात समझ में आई। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने एंगल्स के बारे में देखा, एंगल्स के बाद हम लोगों ने एडजेसेंट एंगल्स देखा, एडजेसेंट एंगल देखा, उसके बाद हम लोगों ने ऑपोजिट एंगल देखा, ऑपोजिट एंगल देखा, उसके बाद हम लोगों ने एडजेसेंट साइड्स देखी, एडजेसेंट साइड्स देखी, उसके बाद हम लोगों ने ऑपोजिट साइड्स भी देखी, है ना, ऑपोजिट साइड्स भी देखी, उसके बाद हम लोगों ने वर्टेक्स भी देखा कि वर्टेक्स क्या होता है, साथ ही साथ हम लोगों ने ट्राइंगल के बारे में सीखा, और उसी के साथ हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल के बारे में सीखा। इतनी चीजें हम लोगों ने सीखी, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने वीडियो के लास्ट पार्ट के ऊपर, ठीक है ना। लास्ट पार्ट के ऊपर अभी बस एक या दो चीजें और बची, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, ठीक है ना। चलो अब इतनी चीज समझ में आई, क्वाड्रिलेटरल समझ में आया, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल आपको समझ में आया। चलो अब बात करते हैं जरा कि पॉलीगन क्या होता है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं जरा पॉलीगन। अभी बस जो मैं इस वीडियो में आपको जो बस मैं नाम यूज कर रहा हूँ उसका जो मतलब बता रहा हूँ, राइट, उसको बस एज इट इज ऐसे समझते जाओ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करें ना तो आप इन वर्ड से फैमिलियर रहो, है ना, क्योंकि ये वर्ड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो मैं चाहता हूँ इन वर्ड को मैं पहले इंट्रोड्यूस कर दूँ, ताकि अब जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अभी हम लोग जब डिस्कस करेंगे ना, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ना इस वर्ड से जब हम लोग बार बार यूज़ करेंगे वहाँ पे आपको ना एक कनेक्टिविटी फील होगी, ठीक है ना। इस वजह से मैं हर वर्ड्स को एक जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब पॉलीगन्स क्या होते हैं, पॉलीगन्स एक ऐसा क्लोज्ड फिगर है। अच्छा, जब हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल डिस्कस किया और ट्राइंगल डिस्कस किया, दोनों ही आपके क्लोज्ड फिगर्स हैं, ध्यान रखना, दोनों ही क्या है आपके, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, क्या है आपके क्लोज्ड फिगर्स हैं। ये भी आपका क्लोज्ड फिगर है, राइट, और ये भी आपका क्लोज्ड फिगर है, ठीक है, क्लोज्ड फिगर। अच्छा, ये चीज समझ में आई। अब उसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पॉलीगन इज ऑल्सो अ क्लोज्ड फिगर, इट इज अ 2D शेप, है ना, एक 2D शेप है, क्लोज्ड फिगर है। अच्छा, इसमें कितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, जैसे ट्राइंगल में 3 थी, राइट, 3 नंबर ऑफ साइड से मिलकर के क्या बनना था, ट्राइंगल, 4 साइड से मिलकर के क्या बनना था, क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पे कितनी साइड्स होंगी, n नंबर ऑफ साइड्स होंगी, n नंबर ऑफ साइड्स को क्या बोलते हैं, जहां पे साइड्स ना बहुत ज्यादा हो जाती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। पॉलीगन में कोई भी पूछे कितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, तो डियर कितनी नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे बोलोगे, आप यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ साइड्स बोलोगे, पॉलीगन में कितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं,
n नंबर ऑफ साइड्स होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब पॉलीगन को ड्रॉ कैसे किया जाता है? एक रैंडम सा एक पॉलीगन ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये क्या है? ये वर्टेक्स है। ये शार्प कॉर्नर्स आपको दिखते हैं ना, इनको बोलते हैं वर्टेक्स। इनको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, कितनी नंबर ऑफ साइड्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑल दो इसको तो बोलेंगे ऑक्टागन, बट ये भी काइंड ऑफ कंसीडर होता है पॉलीगन। ठीक है ना? पॉलीगन बेसिकली ना बहुत एक ऐसा क्लोज शेप जो कि आपका लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना होता है। ध्यान से समझना, ये अभी आपका स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से ही मिलकर के बना होता है, बट इसमें नंबर ऑफ साइड्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से इसको बोला जाता है क्लोज, क्या बोला जाता है? आपका पॉलीगन बोला जाता है। ठीक है, चलो इतनी चीज़ समझ में आ रही है। अब कौन सी चीज़ें बची? हाँ, यहाँ पे ना एक और वर्ड है, जैसे कि अभी तक हम लोगों ने ये सारी चीज़ डिस्कस की है ना, एक आप यहाँ पे एक और वर्ड यूज़ होता है, डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होता है? देखो, डायगोनल्स आपने वर्ड सुना होगा, ऑल्दो अगर नहीं सुना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर मैं कोई भी एक क्लोज्ड फिगर एक बना रहा हूँ, जैसे यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल मैंने रैंडम से ड्रॉ किया, इसका नेम दे रहा हूँ मैं ए बी सी और डी। अब हर चीज़ की डेफिनेशन पे मत जाना, ठीक है ना? ये मत समझा करो कि हर चीज़ का मुझे सर डेफिनेशन लिखवाएंगे तभी समझ में आएगी। मैथ्स में ज़्यादा डेफिनेशन के पीछे नहीं भागा जाता है। चीज़ों को कॉन्सेप्ट पकड़ो, उसके पीछे आपका ना क्या लॉजिक है वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना? कि अब जैसे अब मैं आपको डायगोनल्स बता रहा हूँ, डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स बेसिकली जब भी हम कोई भी दो एडजेसेंट, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे डायगोनल्स बेसिकली कब हमें फॉर्म होता है? जब भी हम कोई भी दो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं ना, मैंने क्या बोला? जब भी हम कोई भी दो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस, अच्छा डी और सी तो भाई हो गए एडजेसेंट, डी और सी हो गए एडजेसेंट, डी और ए भी हो गए एडजेसेंट, है ना? यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि डियर आप मुझे ना यहाँ पे एडजेसेंट वर्टेक्स के बारे में बताओ, तो आप बोलोगे डी और सी एडजेसेंट वर्टेक्स हो गए, डी और ए एडजेसेंट वर्टेक्स हो गए, बट डी और बी एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है। तो डी और बी क्या है? आपके नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स हैं। तो कब मिलती है हमें? यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो शॉर्ट में, बाय ज्वाइनिंग, बाय ज्वाइनिंग नॉन एडजेसेंट, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स। यानी कि बी और सी को अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगी? एक डायगोनल मिलेगी। उसी तरीके से अगर मैं ए पॉइंट के लिए बात करूं तो आपका बी एडजेसेंट वर्टेक्स है, डी आपका एडजेसेंट वर्टेक्स है, बट सी आपका एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है, तो ये आपका एडजेसेंट वर्टेक्स आ गया। ठीक है, उसी तरीके से अब जरा इस ऑक्टागन में मैं पूछूं कितनी नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे, कैसे बताओगे? अब ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, राइट? अब यहाँ पे आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। देखो, अब यहाँ पे अगर मुझे डायगोनल्स को ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करूंगा? ओके, ठीक है, अब ड्रॉ करना स्टार्ट करो। कैसे ड्रॉ करना है वो समझो। मैंने क्या बोला था अभी? मैंने पीछे क्या बताया कि डायगोनल्स का मतलब क्या होता है? नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को ज्वाइन करना। एफ के लिए जी आपका एडजेसेंट हो गया, ई आपका एडजेसेंट हो गया, बाकी डी ई बी ए और एच ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे? नॉन एडजेसेंट। चलो ज्वाइन करना स्टार्ट करो। 1, ठीक है, 2, ठीक, 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, काउंट करते जाना, 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ई पॉइंट के लिए, ई पॉइंट के लिए एफ एडजेसेंट, डी एडजेसेंट, बाकी सारे नॉन एडजेसेंट, यानी कि 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, देन 10। इतनी बात समझ में आई? अब डी पॉइंट के लिए ई आपका एडजेसेंट, सी एडजेसेंट, रेस्ट ऑफ देम ऑल नॉन एडजेसेंट। अब 10 हो गया। अब देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी है, ये डायगोनल ऑलरेडी है, राइट? डी को जी से मिलाओ 11, डी को एच से मिलाओ 12, डी को ए से मिलाओ 13, डी को बी से मिलाओ 14। क्लियर है? अब सी पे आओ।
सी पे आने के बाद अगेन बी और डी एडजेसेंट हो गए, राइट, बाकी सारे नॉन एडजेसेंट हो गए। सी को ई से ऑलरेडी मिला चुके हो आप, 14 हो गए थे, ठीक है। ई से मिला चुके हो, एफ को मिला चुके हो आप, जी को मिलाओ 15, ये मिलाओ 16 और इधर आ गया 17, ठीक है, 17 हो गए। अब बी पॉइंट को देखो, बी पॉइंट से सी आपका एडजेसेंट, ए एडजेसेंट, रेस्ट ऑफ देम ऑल नॉन एडजेसेंट। फिर आपका ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये भी है, ये हो गया 18, इधर ये नहीं जुड़ा हुआ था, और ये हो गया आपका 19, करेक्ट है, 19 हो गई। अब ए पॉइंट बचा हुआ है, बी और एच को छोड़ करके देखो, ए से सी जुड़ा हुआ है, ए से डी, ए से ई भी जुड़ा है, ए से एफ भी जुड़ा है, ए से जी नहीं जुड़ा है। तो ये आपके कितनी हो गई डायगोनल्स टोटल, 20 टोटल हो गए, टोटल 20 डायगोनल्स आर देयर, 20 डायगोनल्स आर देयर इन, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टागन बोलते हैं, जिसकी 8 साइड्स होती है ना, इसको ऑक्टागन बोलते हैं, ठीक है। ये एक काइंड ऑफ बोल सकते हो एडिशनल था, राइट, मैंने आपको समझाने की कोशिश की और आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। बस हमें सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखना है डायगोनल में, कि जब भी हम कोई दो नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिलती है, एक डायगोनल मिलती है, क्लियर। अब लास्ट पार्ट के ऊपर मूव ऑन करने जा रहा है, ठीक है, लास्ट पार्ट के ऊपर मूव ऑन करने जा रहा है। ये कुछ क्वेश्चंस और है क्या यहाँ पे? अच्छा, विच व्हाट टाइप ऑफ लाइंस आर फॉर्म्ड बाय द स्ट्राइप्स इन जैब्रा क्रॉसिंग? जैब्रा क्रॉसिंग में तो हमें पता है क्या फॉर्म होता है आपका, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस दिखती है ना। व्हाट टाइप ऑफ लाइंस आर फॉर्म्ड बाय द आर्म्स ऑफ अ क्लॉक एट 3 o'clock? 3 o'clock जब भी हमें घड़ी पे हम देखते हैं, जब भी हम घड़ी पे 3 बजता हुआ देखते हैं, एक तो सुई, छोटी वाली सुई इधर होती है, बड़ी वाली सुई इधर होती है, यानी कि 12 और 3, यानी कि इस तरीके के लाइंस को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर लाइंस। लास्ट में क्या लिखा है, व्हाट काइंड ऑफ लाइन इज क्रिएटेड बाय रेलवे ट्रैक क्रॉसिंग अ स्ट्रीट? रेलवे ट्रैक की जो लाइंस होती हैं वो किस टाइप की होती है, पैरेलल लाइंस, राइट, पैरेलल लाइंस। रेलवे ट्रैक आपने देखा होगा ना, किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है ना, बीच में छोटे छोटे ऐसे जॉइंट्स लगे होते हैं, राइट। तो ये क्या हो, ये काइंड ऑफ पैरेलल लाइंस होती है ना, तो इस वजह से पैरेलल लाइन है। अब लास्ट वाला टॉपिक है, राइट, ये लास्ट टॉपिक है, इसको अपन बोलते हैं, अब यहाँ पे हम लोग सीखने जा रहे हैं सर्कल। सर्कल से जितने भी रिलेटेबल प्रॉपर्टीज है ना सर्कल्स की, वो मैं आपको बताऊंगा, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताऊंगा, ताकि आप उसको इजीली रिकॉल कर पाओ, ठीक है, ताकि और आगे जब आप जा करके चीज़ों को और अच्छे से समझो ना, बाकी अदर टॉपिक्स आप समझो, तो वहाँ पे आपको किसी भी तरीके कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखो, अगर सर्कल्स के बारे में मैं बात करूँ, सर्कल फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, अभी मैंने अभी बनाया था ना सर्कल, अब इसको मैं इस तरीके से और बना दे रहा हूँ, देखो। सर्कल में एक सबसे बड़ा, सबसे फर्स्ट जो टर्म आता है उसको अपन बोलते हैं रेडियस। पहले तो ये समझो रेडियस क्या है। सर्कल में हमेशा एक सेंटर होता है जिसके थ्रू हम लोग सर्कल को ड्रॉ करते हैं, राइट। अब सर्कल की खास बात क्या आती है, क्या होती है, कि सेंटर से सर्कल की जो दूरी होती है ना, सेंटर से सर्कल की जो दूरी होती है, ये हमेशा, ये क्या होती है, ये बेसिकली फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, यानी कि फिक्स, यानी कि एक, जैसे यहाँ पे आप बोलो 2 सेंटीमीटर, तो थ्रू आउट द, अब यहाँ से कोई भी आप एक लाइन ड्रॉ करो, वो आपको 2 सेंटीमीटर की मिलेगी। तो ये लाइन को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस। सेंटर टू द सर्कल, सेंटर से सर्कल को मिलाने वाली लाइन को क्या बोला जाता है, रेडियस, ठीक है। अच्छा, सर्कल के किसी, ध्यान से समझना, ये आपका रेडियस हो गया, चलो इसको समझो, रेडियस हो गया। अब रेडियस की लेंथ को, अगर आप रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, डायामीटर। क्या मिलता है आपको, डायामीटर। डायामीटर यानी कि ये पूरी लेंथ क्या कहलाएगी आपकी, डायामीटर, राइट। ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, डायामीटर। तो यहाँ पे रेडियस मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू क्या होता है, डायमीटर। तो अब यहाँ पे आप रेडियस का फॉर्मूला ऐसे भी देख सकते हो कि रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर बाय 2, रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर बाय 2, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट और देखते हैं।
एक वर्ड यहां पे यूज होता है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस, अच्छा सर्कमफ्रेंस क्या है? सर्कमफ्रेंस बेसिकली ये एक ऐसी डिस्टेंस होती है, राइट? किस टाइप की डिस्टेंस? अगर मान लो एक सर्कुलर ट्रैक है, और इस सर्कुलर ट्रैक के मुझे ना इस तरीके से बाउंड्री में ना, मुझे अगर इसकी बाउंड्री की जो डिस्टेंस है, अगर मुझे इसको कैलकुलेट करना हो, इसको जोड़ना हो, इसी को क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। अगर मुझे सर्कल की बाउंड्री की डिस्टेंस को, सर्कल की जो बाउंड्री होती है ना, अगर आप उसको मेजर करो तो उसको क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, राइट? क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है 2πr, इसको ध्यान रख लो, बहुत काम का है, ठीक है ना? जब भी हमें सर्कल की बाउंड्री को मेजर करना होता है, उसको क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। फिर उसके बाद बात कर, यहाँ पे आती है एरिया की, राइट? एरिया ऑफ सर्कल। अच्छा, हो सकता है आपकी बुक में ये पॉइंट्स मेंशन ना हो, बट कर लो, सर्कल की बात हो रही तो इनको भी इंक्लूड कर लो। अब यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr², ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही है? अब और कुछ पॉइंट्स हैं, उनको भी ध्यान से समझो। अभी तक हम लोगों ने क्या बात की? एक रेडियस होती है, एक डायमीटर होती है। अच्छा, एक लाइन मान लो, देखो देखो, एक और बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डायमीटर है ना, ये सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। डायमीटर सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है? डायमीटर सर्कल को दो इक्वल हिस्सों में बांट देती है, ठीक है ना? ध्यान से समझना, डायमीटर एक ऐसी लाइन होती है सर्कल में जो सर्कल को दो इक्वल हिस्सों में बांट देती है, ठीक है? अब मान लो रैंडमली मैंने ना सर्कल में कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ की, और वो लाइन कुछ इस तरीके की है, कि वो सर्कल को कहीं भी दो हिस्सों में टच कर रही है, सर्कल को किसी भी दो पॉइंट पे टच कर रही है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर वो तो डायमीटर होती है ना, आपने बताया, बट डायमीटर की अलग कहानी है। डायमीटर की कहानी कुछ इस तरीके से है कि डायमीटर की जो लेंथ होगी ना, वो रेडियस की डबल होगी, राइट? अब यहाँ पे जो ये लाइन है ना, ये आपने रैंडमली पूरे सर्कल में कहीं पे भी ड्रॉ की, बस शर्त क्या है कि वो किसी भी दो पॉइंट पे टच कर रही है, किसी भी दो पॉइंट पे सर्कल को क्या कर रही है? टच कर रही है, ठीक है? तो ऐसी लाइन को क्या बोला जाता है? ऐसी लाइन को क्या बोला जाता है? ऐसी लाइन को कॉर्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉर्ड। ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी भी दो पॉइंट पे टच करती है ना, उसको क्या बोला जाता है? कॉर्ड। अच्छा, सर्कल के अंदर जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है ना, सर्कल के अंदर जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, उसको डायामीटर बोलते हैं, ठीक है? ठीक है, क्लियर है? रिलेशन समझ में आया? अब आपको समझ में आ रहा है डायमीटर इज नथिंग बट अ कॉर्ड ओनली। डायमीटर इज नथिंग बट द कॉर्ड ओनली, बट इट इज द बिगेस्ट कॉर्ड इनसाइड द सर्कल which divides the circle into two equal halves। इसको आप अपने टर्म्स में, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है? अब मैं यहाँ पे लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, बट आप इसको अपने एंड से लिख सकते हो। मैंने क्या बोला? सर्कल के अंदर कोई भी लाइन अगर आपने ड्रॉ की जो कि सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है, उसको कॉर्ड बोला जाता है। अच्छा, सर्कल के अंदर जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है ना, उसी को डायमीटर बोलते हैं, और डायमीटर सर्कल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, ठीक है? इतनी बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद देखते हैं, अब एक और लाइन बनाते हैं, जो अब क्या, ये जो लाइन है ये क्या कर रही है? ये सर्कल को टच नहीं कर रही डियर, ये सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रही है। ये सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रही, कोई भी लाइन कहीं से भी जा सकती है ये, बस फर्क क्या है? अब ये लाइन सर्कल को किसी भी दो पार्ट पे कट कर देगी। अब इस लाइन को क्या बोलोगे? अब इस लाइन को बोलोगे सीकेंट। क्या बोलोगे? सीकेंट। सीकेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करती है, टच नहीं करती। अगर टच करेगी तो वो कॉर्ड बन जाएगी। सबसे बड़ी कॉर्ड क्या बन जाती है? डायमीटर। डायमीटर सर्कल को दो इक्वल पार्ट में बांटता है, राइट? बट अगर कोई लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे काटती है, कट करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? सीकेंट, ठीक है? तो सर आपने ये बोला कि
एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करे उसको कॉर्ड बोलते हैं, और जो 2 पॉइंट पे कट करे उसको सीकेंट बोलते हैं। और क्या कोई ऐसी लाइन हो सकती है क्या, उसका भी कुछ नाम होता है क्या, कि अगर कोई एक ऐसी लाइन है जो मान लो सर्कल को एक पॉइंट पे खाली टच कर रही है, कितनी पॉइंट पे, एक पॉइंट पे। और ये याद रखना, कोई भी लाइन सर्कल को मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे टच कर सकती है, एक सिंगल लाइन, राइट, सर्कल को अगर टच की बात हो रही है ना तो एक ही पॉइंट पे टच कर सकती है, ठीक है ना, आप ध्यान से समझना। अदरवाइज अगर देखो, टच तभी करेगी जब आप उसको बाहर से ड्रॉ करोगे, राइट, बाहर से ड्रॉ करोगे तब एक ही पॉइंट पे टच कर सकती है। अब उसको अगर आप अंदर लेकर के जाओगे, अब अगर अंदर लेकर के जाओगे तो जाहिर सी बात है वो कट कर देगी, कट कर देगी, या फिर वो 2 पॉइंट पे टच करेगी, 2 पॉइंट पे टच करेगी तो कॉर्ड, राइट। और अगर दो पॉइंट को अगर कट कर देगी तो वो क्या होगा, सीकेंट। एक पॉइंट को टच करेगी तो उसको बोलेंगे टेंजेंट, एक पॉइंट को कट टच करेगी, सॉरी, एक पॉइंट को अगर टच करेगी तो क्या बोलेंगे, टेंजेंट। 2 पॉइंट को टच करेगा तो बोले जाएगा कॉर्ड, 2 पॉइंट को कट कर देगा तो क्या बोला जाएगा, सीकेंट। तो बोलोगे सर क्या कोई ऐसी लाइन हो सकती है जिसको, जो एक ही लाइन पे खाली एक ही जगह पे कट करे, ऐसी कोई लाइन है? नहीं, ऐसी कोई लाइन नहीं, इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है, इसका कोई नाम नहीं होता, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आई, इतनी चीजें समझ में आई, ठीक है। अब एक और सर्कल लेते हैं, एक और सर्कल लेते हैं, ठीक है, चलो। अब इस सर्कल में ये सेंटर हो गया, मान लेते हैं ये सर्कल नहीं, ये पिज्जा है, ठीक है। अब इस पिज्जा की जो एक स्लाइस है ना, एक स्लाइस मान लेते हैं कोई ये स्लाइस है, ठीक है। ये जो स्लाइस वाला जो हिस्सा है ना सर्कल में, जब भी आपको ये इस पिज्जा की एक स्लाइस जैसा एक हिस्सा मिलता है ना, इस हिस्से को अपन क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्टर। अच्छा, ये जो सेक्टर है ये कैसे बनता है, सेक्टर कैसे बनता है, सेक्टर बेसिकली इज द एरिया बाउंडेड इनसाइड, सेक्टर इज द एरिया बाउंडेड इनसाइड द सर्कल बिटवीन 2 रेडियस, ये आपका रेडियस है, ये भी आपकी रेडियस है, बिटवीन 2 रेडियस एंड, बिटवीन 2 रेडियस एंड 1 आर्क। ये क्या है बेसिकली, ये सर्कल के इतने पार्ट को क्या बोलेंगे, सर्कल के ब्लू वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, आर्क। सेक्टर इज द एरिया बाउंडेड इनसाइड द सर्कल बिटवीन 2 रेडियस एंड 1 आर्क। क्लियर है, तो ये पार्ट क्या कहलाएगा, सेक्टर। इसको मोर स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो क्या बोला जाएगा, मोर स्पेसिफिकली इसको क्या बोला जाता है, माइनर सेक्टर। क्या बोला जाता है, माइनर सेक्टर। क्या बोला जाता है, माइनर सेक्टर, ठीक है। तो पिज्जा की जो एक स्लाइस है इसको कभी कभी सेक्टर बोलते हैं, और मोर स्पेसिफिकली इसको माइनर सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसका कोई अदर नेम भी है क्या, यस डियर, इसका अदर नेम भी है। यानी कि अगर पिज्जा की आप एक स्लाइस उठाते हो तो उसको माइनर सेक्टर बोलते हैं, बची हुई सारे पिज्जा को, बचे हुए सारे पिज्जा को, बचे हुए सारे पिज्जा को क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर बोलते हैं, राइट। अगर सर्कल की, मान लो सर्कल नहीं है, एक पिज्जा है, तो पिज्जा की जो एक स्लाइस है उसका एरिया अगर आप बोलो कैसे निकालोगे, उसको क्या बोलोगे आप, मेजर माइनर सेक्टर बोलोगे, ठीक है, माइनर सेक्टर, राइट। उसका एरिया आप निकालोगे तो बेसिकली उसको क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना, माइनर सेक्टर, ठीक है। इसका फॉर्मूला है बट वो आगे अभी आपको कोई इसकी नीड नहीं है, ठीक है, माइनर सेक्टर है। तो बची हुई जो स्लाइसेस है उसका एरिया अगर आप कंबाइन करो उसको क्या बोलोगे, मेजर सेक्टर बोलोगे। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब एक और सर्कल को मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं ना, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, अगेन एक कॉर्ड ड्रॉ कर रहा हूं। क्या कॉर्ड, क्या ड्रॉ किया मैंने, कॉर्ड को ड्रॉ किया। अच्छा, अभी मैंने क्या बताया, एरिया बाउंडेड इन बिटवीन 2 रेडियस एंड 1, 2 रेडियस एंड आर्क इज कॉल्ड एज सेक्टर। एरिया बाउंडेड in between the chord, in between the chord and the arc, right। chord और arc के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट। chord और arc के बीच के एरिया को क्या बोला जाता है, सेगमेंट बोला जाता है। रेडियस और आर्क के बीच के एरिया को क्या बोला जाता है,
सेक्टर बोला जाता है। क्लियर है डिफरेंस? इतना इजी है। सेक्टर और एरिया, सॉरी रेडियस और एरिया, रेडियस और एरिया, रेडियस ये क्या आपके रेडियस, रेडियस और आर्क, सॉरी सॉरी मिस मिस स्पेल कर रहा हूँ, रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया है उसको सेक्टर बोला जाता है। मोर स्पेसिफिकली इसको माइनर सेक्टर, बचे हुए को मेजर सेक्टर। उसी तरीके से कॉर्ड और आर्क के बीच के एरिया को सेगमेंट बोला जाता है, मोर स्पेसिफिकली माइनर सेगमेंट बोला जाता है, राइट, माइनर सेगमेंट बोला जाता है। बचे हुए को क्या बोला जाता है? मेजर सेगमेंट बोला जाता है, मेजर सेगमेंट बोला जाता है, राइट। अच्छा, कहीं भी मान लो आगे जाकर के जब आप 8th 9th में 9th में जाओगे ना, तब आपको इसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को मिलेंगे, ठीक है। तो जब आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, मेजरली आप 10th क्लास में पढ़ते हो ये चीज़ें, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में आपको मेजर सेगमेंट निकालने को पूछा जाता है, ठीक है, ये वाला बड़ा वाला पार्ट, तो वो पूछेगा कि मेजर सेगमेंट निकालना है। बट इन केस अगर उसने बोल दिया कि एरिया ऑफ सेगमेंट निकालो, तो अगर सेगमेंट बोला है बट उसने ये मेंशन नहीं किया है कि माइनर निकालो या मेजर निकालो, तब आप वहां पे माइनर ही कंसीडर करके चलोगे। इसी वजह से मैंने क्या बोला, अगर सेगमेंट है तो इसको आप माइनर सेगमेंट कंसीडर करोगे, अगर सेक्टर है तो उसको माइनर सेक्टर कंसीडर करोगे। बट अगर उसको मेजर बड़ा वाला एरिया पूछना है तो वो स्पेसिफिकली मेंशन करेगा मेजर सेक्टर। उसी तरीके से अगर यहाँ पे बड़ा वाला पोर्शन पूछना है तो स्पेसिफिकली मेंशन करेगा मेजर सेगमेंट। उसी तरीके से यहाँ पे मैंने ये क्या ब्लू कलर से मेंशन किया था ना, ये आर्क है ना, ब्लू कलर से मैंने मेंशन किया था ना डियर, अभी की आर्क है। उसी तरीके से यहाँ पे एक समझ लो, जैसे एक और सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल में जैसे दो टाइप्स है, जैसे छोटी वाली ये पार्ट, मान लो छोटा सा जो पार्ट है, ये पार्ट हो जाएगा जो छोटा है ना, छोटा है तो उसको क्या बोलोगे? माइनर आर्क, माइनर आर्क। बची हुई को क्या बोल दोगे? मेजर आर्क। बची हुई को क्या बोल दोगे आप? मेजर आर्क। बचे हुए पार्ट को क्या बोल दोगे? मेजर आर्क बोल दोगे, ठीक है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है? तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? खत्म हो गई वीडियो, खत्म, सारे कॉन्सेप्ट खत्म। तो हम लोगों ने आज की वीडियो में क्या क्या देखा कि ज्योमेट्री स्टार्ट कहाँ से हुई है? पॉइंट से स्टार्ट हुई थी। फिर हम लोगों ने पॉइंट से देखा कैसे लाइन बनती है, लाइन से देखा कि प्लेन कैसे बनता है, फिर देखा कि वॉल्यूम कैसे बनता है, फिर हम लोगों ने लाइन को समझा, है ना, बेसिकली 1 डायमेंशन को समझा, 2 डायमेंशन को समझा, 3 डायमेंशन को समझा। उसके बाद हम लोगों ने पॉइंट्स के डिफरेंट शेप्स टाइप्स देखे, लाइन के डिफरेंट टाइप्स देखे, देन उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ 2D शेप्स देखे, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने सर्कल और उसकी सारी प्रॉपर्टीज देखी, ठीक है ना। ये भी कंसिडर किसमें होता है? आपका 2D शेप्स के अंदर ही होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने कवर अप की, ठीक है। तो आज का सेशन लेकिन बहुत ज़्यादा बेसिक था, राइट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको जो पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस किए हैं, राइट, ऑल्दो मैंने जो लास्ट में ना किसी चीज़ की डेफिनेशन आप देखा होगा, मैंने आपको नहीं दी हुई है, राइट, बस सिर्फ उसे मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए हैं। तो आपको भी इसी तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन करने हैं, और जो पॉइंट्स आपको लगता है कि आपको यहाँ पे इन फॉर्म ऑफ डेफिनेशन, और आपको लगता है कि ना मैं इसको भूल सकता हूँ, तो अपने वर्ड्स में आप उसको लिख सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप अपने वर्ड्स में लिखोगे तो भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, ठीक है। और जब रिवाइज करोगे तो आप उसको और अच्छे से रिवाइज भी कर पाओगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, राइट, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऑल्दो मैं लाइक ना आप देखते होंगे मैं थ्रू आउट द सेशन में बहुत ज़्यादा कुछ लाइक इंटरटेनमेंट या फिर कोई जोक्स वगैरह क्रैक नहीं करता हूँ, बिकॉज क्या होता है कि अभी आप बोल सकते हो कि अब जैसे मैं जिस इन्वायरमेंट में मैं ये लेक्चर शूट कर रहा हूँ, राइट, शूट जिसमें कर रहा हूँ, यहाँ पे सब खाली मैं हूँ और ये कैमरा, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक मुझे अभी वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, लाइव क्लासेस होती नहीं है, तो वो सारी चीज़ें दिमाग में आती नहीं है। दिमाग में बस मेरे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ रहती है कि अच्छा ये टॉपिक्स है, इसको ऐसे कवर कराना है, इसको इतने मेथड्स में मैं इसको बता सकता हूँ, तो इसको और अच्छे से मैं कैसे आपको डिलीवर कर सकता हूँ, बस यही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको एक काइंड ऑफ जो सेशंस है वो काइंड ऑफ बोरिंग लगते हो, बट मैं ये कोशिश ज़रूर करता हूँ कि जो पॉइंट्स या फिर जो मेरा पर्पस है इन वीडियोज़ को शूट करने का, राइट, और जो आपका पर्पस भी होना चाहिए, वो मैं उसको फुलफिल करने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम होती होगी ना, इसलिए अगर हो सकता है, ऑब्वियसली नेचुरल है, राइट, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन किया करो। बट अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे करें, राइट, अगर आप उस लगता है कि आप इससे कुछ लिखना नई चीज़ें आप सीख पा रहे हो, राइट, आपको कुछ इससे यूज़फुल कंटेंट आपको मिल रहा है, ठीक है, तो प्लीज़
लाइक ज़रूर किया करो और कोई एक अच्छा सा कमेंट ड्रॉप कर दिया करो। सब्सक्राइब करना ये आपके ऊपर, हमेशा मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, और ये चीज़ मैं हमेशा एंड में ही बोलता हूँ, कभी भी स्टार्टिंग में नहीं बोलता, क्योंकि आपका मेन सोल पर्पस जो है वो आपका पढ़ना है, मेरा यहाँ पे आपको पढ़ाना है, ठीक है। बट अगर आप इस टाइप की चीज़ें आप करते हो तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और मुझे भी लगता है कि ना हाँ यहाँ पे आप बच्चे देख रहे हैं और इससे कुछ लाइक ना उनको फ़ायदा हो पा रहा है, ठीक है ना। तो इसी के साथ डियर इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।